हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखो बच्चों, इस समय जो कोरोना का हमारे सामने एक दुविधा है। कई बार हम लोग लाइफ में बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर होता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डे बाय डे जो एग्ज़ाम्स की डेट्स हैं वो आगे खिसकती जा रही है। तो वो सारे बच्चे जिन्होंने पूरे 1 साल या 2 साल जेई एडवांस या जेई मेंस की तैयारी करी है, जब एकदम उनका एग्ज़ाम का डेट पास आने लगता है तो उनको पता चलता है कि डेट आगे खिसक गया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम की कोई तैयारी अभी तक करी नहीं होती, लेकिन जब उनको पता चलता है कि डेट आगे खिसक गया तो उनको लगता है यार मौका है और हम लोग अगर मेहनत करें तो हो सकता है हमारा सिलेक्शन हो जाए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोगों के सामने रोज आते हैं। स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये एक विशेष जो शो है, एक लाइव शो हमने रखा है समाधान। इस शो में हम लोग आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे उन सभी बच्चों के लिए जिनको आईआईटी की तैयारी के दौरान अब किस तरह से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी तैयारी को किस तरह से स्ट्रीमलाइन रखना चाहिए। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट 2 years, 3 years, 1 year, उनको अपना मोमेंटम किस तरह से मेंटेन रखना चाहिए, क्या उनकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से टॉपिक्स उनको छोड़ने चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे उनको खास ध्यान देना चाहिए। उन सब बातों को हमारी टीम के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके सामने करेंगे। ये शो विशेष तौर पे फिजिक्स रिलेटेड है, इसलिए हम लोग फिजिक्स रिलेटेड डिस्कशन ज़्यादा करेंगे और आपकी सारी बातों का जवाब देंगे। इस शो में आप कुछ चीज़ें, खास चीज़ें लेकर के जाएंगे जो आपकी रैंक को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करेंगे। दिस इज़ नॉट ओनली इंफॉर्मेटिव शो, ये इंटरैक्टिव शो भी है। और मुझे बहुत फ़ख्र होता है कि मैं इस तरह की टीम हमारे साथ है। मैं अपना इंट्रोडक्शन पहले देता हूँ, फिर टीम का इंट्रोडक्शन दूंगा। माई सेल्फ सी एस शर्मा, आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिक्स, रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा। और मेरे साथ हैं मेरे डिपार्टमेंट के 5 सितारे। और यदि मैं पूरे भारत में जितने भी आईआईटी जेईई कोचिंग पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उन सारे टीचर्स की अगर मैं रैंकिंग करूं तो इस समय स्क्रीन पर इस शो में जो मौजूद टीचर हैं वो सारे टीचर्स आपको टॉप 10 या टॉप 20 में मिलेंगे। वो बच्चे जो इनसे पढ़ते हैं वो जानते हैं कि ये सारे टीचर्स जो इस समय आपके साथ इस शो में मौजूद हैं कितने मेहनती हैं, कितने लगन से काम करते हैं, किस तरह से अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। और जब क्लास में पढ़ाते हैं तो इनका डेडिकेशन किस लेवल का होता है, वो सारे बच्चे जो इनसे पढ़े वो इस बात को अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ और हम लोग अलग अलग पॉइंट्स पर आपसे चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बीएनपी सर को इंट्रोड्यूस करता हूँ। प्रतीक बापना सर जो हैं वो हेलो आपसे एवरीवन। आज एक खास तौर पे बात करेंगे और वो जो डिस्कशन होगा दैट विल बी रिलेटेड विद दी पास्ट जेईई मेंस टेस्ट पेपर्स, स्पेशल फोकस फॉर फिजिक्स। और वो आपको बताएंगे कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एकेजे सर, अंकुश जैन सर, ही इज गोइंग टू डिस्कस अबाउट जेईई एडवांस। पिछले 4-5 सालों में जो जेईई एडवांस के पेपर्स हुए हैं बच्चों, उनमें से कौन से चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कौन से चैप्टर पे आपको खास फोकस रखना चाहिए, उसके बारे में एकेजे सर आपको बताएंगे। उसके बाद जीडीएस सर आपको बताएंगे कि आप गौतम ड्रोलिया सर, जीडीएस सर के नाम से बच्चे इनको जानते हैं। काफ़ी उम्र में छोटे हैं लेकिन बच्चों में काफ़ी फेमस हैं। तो ये आपको बताएंगे बच्चों की यदि आप 100 में रैंक लाने का सपना देख रहे हैं तो आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए, यदि आपको 500 में रैंक लाना है तो आपको कितने मार्क्स चाहिए, यदि आपको 1000 में रैंक लानी है तो आपको कितने मार्क्स चाहिए। तो रैंक वाइज कट ऑफ आपको बताएंगे। एकेजे सर आपको बताएंगे कि आने वाले जो 1.5 महीने हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपका जो एग्ज़ाम है सितंबर में खिसक गया, उन 1.5 महीनों में आपकी घर पे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स वो आपको बताएंगे, कैसे आपके फोकस को मेंटेन रखना है। और लास्ट में एसएनएस सर आपको बताएंगे कि आपको अपने एग्ज़ाम को किस तरह से बेहतर तरीके से देना चाहिए, हाउ टू टेक बेस्ट आउट ऑफ यू, वो टिप्स आपको एसएनएस सर देंगे। तो ये बच्चों ये शो हमने इन 5 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। बीच बीच में मैं एज ए होस्ट आपके कुछ क्वेश्चंस भी लूँगा जिनके जवाब हम सब मिल कर के देंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, बिकॉज आई हैव इंट्रोड्यूस्ड एवरीवन, सब अपना अपना इंट्रोडक्शन एक बार और देंगे जब आपसे बात करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बीएनपी सर फर्स्ट। बीएनपी सर, आप बच्चों को जेईई मेन के पैटर्न के बारे में बताएं, कैसा पैटर्न रहा, क्या क्वेश्चन आए। Thank you, Sridhar sir. Hello everyone. This is me, प्रतीक बापना, बीएनपी सर। मैं आप लोगों को अभी जेईई मेंस में जो 2018, 2019, 2020 में जो पेपर का पैटर्न रहा है, कौन से टॉपिक ज्यादा वेटेज में रहे हैं
कौन से टॉपिक्स पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए फॉर द अपकमिंग जेई मेन, मैं उसके बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया दूंगा। तो कंक्लूजन से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसा ट्रेंड चल रहा है 2018, 19 और 20 में, क्योंकि फिजिक्स एक वास्ट टॉपिक हो गया, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो आपको अगर अगले 1.5-2 महीने में तैयारी करनी है तो कौन से ऐसे टॉपिक्स को आप पढ़ो जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिले। तो मैं एक बार डिस्कशन स्टार्ट करता हूं, इस पे पीपीटी एक बार अपन चालू कर देंगे। तो जो मैंने सेग्रीगेशन किया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि जो फर्स्ट स्लाइड आपको मैं दिखाऊं, हाँ जी, तो बस जो पहली स्लाइड आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि एनालिसिस का सेटअप कैसे रहेगा, है ना। तो क्योंकि पूरा फिजिक्स बहुत ही लार्ज सा पूरा अपना सब्जेक्ट है, तो मैंने 11th और 12th को 2 कैटेगरीज में बांट दिया है, ठीक है। 11th के 4 सेक्शन कर दिए और 12th के भी 4 सेक्शन कर दिए। तो मैकेनिक्स जैसे आपको पता है 11th का मेजर चंक है, तो ऑब्वियस है अपन एक्सपेक्ट भी करेंगे उसका वेटेज काफी अच्छा खासा रहेगा। तो और ऐसे आप देख सकते हो वेक्टर्स, मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स और ऑसिलेशन, ये 4 मैंने 11th के पार्ट्स कर दिए। और 12th में आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये मैंने 4 सेक्शन कर रखे हैं, ठीक है। तो मूविंग ऑन, अभी अपन देखेंगे 11th 12th जो 2 अपन ने सेग्रीगेशन कर रखे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो यहाँ पे कि इन जनरल सारी जितनी एग्जाम्स हुई हैं 18, 19, 20 में, मैं अगर आपसे ओवरऑल वेटेज बताऊं तो आप ये फील करोगे कि 45% जितना 11th से आया हुआ है और 55% के अराउंड 12th से आया हुआ है। मतलब थोड़ा सा अपर हैंड 12th के एग्जाम में ज्यादा रहता है। तो हालांकि कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल एक डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो 12th का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा रहता है 11th के कंपेरिजन में। तो अब देखिए जेई मेन 2018 से पहले स्टार्ट करेंगे। जेई मेन 2018 में आपको मैं अगर बहुत सीधी सी बात बताऊं तो इसमें उस टाइम की बात थी, ऑफलाइन एग्जाम होती थी, आज की डेट में ऑनलाइन एग्जाम होती है। तो उस टाइम पे एक पेपर होता था और सेट बहुत छोटा होता है, 30 क्वेश्चन का सेट होता है ना। तो अगर मैं एनालिसिस का सबसे मेजर चंक, आप अगर इस पाई चार्ट को देखोगे तो दिख जाएगा मैकेनिक्स का मेजर चंक है 23%, एक्सपेक्टेड भी है 11th का लगभग 60-65%। अगर अपन मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसका वेटेज सबसे ज्यादा होगा। और वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, इन सब का भी वेटेज अच्छा खासा है। तो अब आगे आने वाली स्लाइड में आपको यही बताऊंगा कि ये जो सेक्शन 23% से फायदा नहीं है, कौन सा ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन में चैप्टर पढ़ना चाहिए जिससे आपको फायदा होगा। जैसे कि सबसे पहली स्लाइड जो मैकेनिक्स को मैंने तोड़ रखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने पूरे मैकेनिक्स को 6 चैप्टर्स में तोड़ा है, जबकि ये भी जस्टिफाइड नहीं होगा अगर हम बोलूं, क्योंकि अपने लिए तो 8 से 9 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। बट मैंने 6 सेक्शन में तोड़ा है और आप खाली बार चार्ट पे ध्यान दोगे तो आपको दिख जाएगा सबसे ज्यादा वेटेज क्लियरली दिख रहा है रोटेशनल मैकेनिक्स का है और सेंटर ऑफ मास कोलिजन का है। इन 2 चैप्टर से अगर क्वेश्चन जो आए थे 2018 में वो मैक्सिमम आए थे। और ये चैप्टर इन जनरल भी अपन जानते हैं कि काफी ज्यादा टफ कैटेगरी में जनरल स्टूडेंट इस पर डालते हैं, लेकिन इनका वेटेज भी ज्यादा है तो इस पर मेहनत करना बनता भी है। तो जो क्वेश्चंस लेकिन पूछे, आप बहुत अच्छी चीज आप देखोगे, जो क्वेश्चंस आए हैं जेई मेन में वो सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आए। कोई एंगुलर एक्सीलरेशन का सवाल नहीं, कोई टॉर्क का सवाल नहीं, कोई कपलिंग का सवाल नहीं, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रोटेशनल मैकेनिक्स के। और बहुत ही फंडामेंटल से क्वेश्चंस आए हैं, जैसे बल्क मॉडुलस का एक सवाल आ गया, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन, 1D कोलिजन, कोई वेरिएबल मास कंजर्वेशन पे क्वेश्चन नहीं। तो आप देखोगे बहुत बेसिक तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में, और उसका मैंने आपके सामने आप ग्राफ में आप देख सकते हो कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आए थे। तो मैकेनिक्स का नेचुरली 23% है। अब मैं आगे बढ़ूं अगर नेक्स्ट वाली स्लाइड पे, तो नेक्स्ट वाली स्लाइड आपको दिखेगी, ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट और कैपेसिटर का आपको मैंने समझाया है यहाँ पे। यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत जबरदस्त 17% वेटेज है और ये सिर्फ 3 चैप्टर पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट और कैपेसिटर पे। आप देखोगे अगर मैकेनिक्स वो लगभग 8 to 9 चैप्टर्स होते हैं और उसका वेटेज 23% रहता है। इसका मतलब है अगर 12th के मैं 3 चैप्टर स्ट्रॉन्ग करता हूं तो ऑटोमेटिकली उसका वेटेज अच्छा खासा है। और आप देखोगे जो क्वेश्चन मोस्टली आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, वो आए हैं मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, जो करंट इंस्ट्रूमेंट है वहां से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। और अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इनकी, तो कैपेसिटर पे डाइलेक्ट्रिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इनफैक्ट खाली यही साल नहीं, आगे आने वाले अपन टाइम में भी देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से जो आए हैं वो कैपेसिटर पे डाइलेक्ट्रिक से ही है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैंने आपको जो बताई है वो है मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स मैंने यहाँ पे 4 टुकड़ों में तोड़ा है, ठीक है। 4 टुकड़ों में आपको मैंने सेमीकंडक्टर्स और पीओसी को भी इंक्लूड कर दिया है। लेकिन जो 2018 में जो मेजर वेटेज आप देखोगे, बोर मॉडल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इन सब टॉपिक्स पर ज्यादा रहा है। इनफैक्ट डायोड और न्यूक्लियर फिजिक्स से तो क्वेश्चन एक भी सवाल नहीं पूछा है।
तो न्यूक्लियर फिजिक्स काफी इंपॉर्टेंट होता है वैसे अपन जब पढ़ाई करते हैं, लेकिन जेई मेन 2018 में इसका एक भी सवाल नहीं पूछा था, ठीक है। और पीओसी से एएम वेव पे क्वेश्चन आया था, तो उस पर भी अपने को ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये भी बहुत बड़ा सा सेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट स्लाइड एक बार आगे बढ़ेगी अगर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप देखो जरा, मैंने यहाँ पे फिर से 4 पार्ट्स कर रखे हैं, ईएमडब्ल्यू, एसी, ईएमआई और मैग्नेटिक इफेक्ट। सबसे जबरदस्त बात ये, ईएमआई इतना टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर होता है 12th में, इतना वेटेज वाला चैप्टर जनरली एडवांस में होता है। जेई मेन में ईएमआई ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, एक भी सवाल 2018 में नहीं पूछा है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस आए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट आप देखो जरा, तो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू कॉइल और मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ से क्वेश्चंस हैं। और सरप्राइजिंग सबसे बड़ा एलिमेंट जो चल रहा है इन दिनों, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है 18, 19, 20, आगे अपन देखेंगे भी सही, ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आजकल आ रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन आया है 2018 में भी आया है, और ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसका वेटेज परमानेंट सा हो गया है जेई मेन में, ये अपने को पढ़ना ही है ना। तो 2018 में इस तरह का एनालिसिस रहा है। और जो कुछ क्वेश्चंस और जो आए हैं उसके बारे में मैंने आपको इसमें जैसे मेंशन किया है। थर्मोडायनेमिक्स में एक सवाल आया था वेडियाबैटिक प्रोसेस के नाम का, है ना। केटीजी से एक क्वेश्चन है, प्रेशर ऑफ अ गैस, साउंड वेव, एसएचएम एरर, इन सब से एक सवाल है। और सबसे जबरदस्त बात ये, रे ऑप्टिक्स 12th का इतना मेजर चैप्टर, उससे 2018 में एक भी सवाल नहीं, ठीक है। तो सबके अपने अपने डेज होते हैं, मैं यही बोलूंगा। ईएमआई और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स जो अपन चैप्टर्स जानते हैं, इन दोनों चैप्टर्स का बिल्कुल 0 वेटेज था 2018 में, और बाकी चैप्टर्स में आपने वेटेज देखा, ठीक है। तो एक आपको एक ब्रीफ आइडिया मिला 2018 में आखिर किस तरह का पैटर्न था। अब चलिए, क्योंकि सबसे रेलेवेंट एग्जाम जो अपने लिए है वो 2019 का जेई मेन है। जेई मेन 2019 के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, ये पहला वो एग्जाम हो गया था जब से आपके 2 एग्जाम होने लग गए थे, एक जनवरी में और एक अप्रैल में। तो आप ये समझ सकते हो जेई मेन 2019 का एनालिसिस टफ होता है, क्योंकि टोटल 16 पेपर्स आपके सामने हैं। पहले अटेम्प्ट में, जनवरी अटेम्प्ट में 8 पेपर और अप्रैल अटेम्प्ट में भी 8 पेपर, टोटल 16 पेपर्स का एनालिसिस है। तो इसका नेचुरल से बात करें तो सेट बनेगा वो काफी बड़ा बनेगा, बहुत सारे टॉपिक्स कवर होंगे। तो मैंने कोशिश की है कि इस प्रेजेंटेशन से आपको वो वाले टॉपिक पता चले जो इतने सारे क्वेश्चन, मतलब समझ लो ऑलमोस्ट 240 क्वेश्चन का जेई मेन 2019 का रहा है ना। तो 240 क्वेश्चन में से किस पे ज्यादा वेटेज है, एक एक करके अपन देखते हैं, जरा ध्यान देंगे। तो मैकेनिक्स अगेन टोटल पेपर में से जनवरी वाले अटेम्प्ट में आप देख सकते हो 19% का वेटेज है, और अप्रैल में वही 23% हो गया। तो मैकेनिक्स का बहुत हैवी वेटेज नहीं बोलूंगा मैं, जो एक्सपेक्टेड वेटेज है उतना ही वेटेज चला है। और जो क्वेश्चंस की कैटेगरीज हैं, जैसे आप देखोगे रोटेशनल मैकेनिक्स एज यूजुअल फिर से डोमिनेट कर रहा है, रोटेशनल मैकेनिक्स का अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। और वो कौन कौन से टॉपिक्स पे हैं, टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, एमओआई, टॉर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, एंगुलर मोमेंटम, इन सब पे क्वेश्चंस आए हैं एक एक करके हर एक अलग अलग पेपर्स में। इसका मतलब है रोटेशनल मैकेनिक्स का वेटेज अभी भी कम नहीं हुआ है, अभी भी मेंटेन है। 2019 में भी काफी सवाल आए हैं। सबसे अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊं, इनफैक्ट 2018 में और 2019 में एनएलएम फ्रिक्शन के चैप्टर्स में आप अपने को ध्यान होता है कि अपन बहुत सारे स्ट्रिंग वेज वाले कंस्ट्रेंट्स वाले क्वेश्चंस करते हैं, उसका वेटेज बिल्कुल नेग्लिजिबल सा है। आप देखो स्ट्रिंग वेज वाले कंस्ट्रेंट्स का वेटेज बिल्कुल भी नहीं है, 18-19 में भी नहीं है। केपलर लॉस पे कुछ क्वेश्चन ग्रेविटेशन से हैं, और अगेन सेंटर मास कोलिजन से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, लोकेशन सेंटर मास, 1D कोलिजन एंड सो ऑन। तो वेटेज है ओवरऑल, बट आप देखोगे काफी हद तक 2018 जैसा ही वेटेज है, पैटर्न वही चल रहा है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट। अब इसके अंदर भी जो क्वेश्चन है आप आश्चर्य करोगे, 20% वेटेज खाली इस 3 चैप्टर का था। इसका मतलब है जितना वेटेज मैकेनिक्स रख रहा है उससे भी ज्यादा वेटेज आप देखो जनवरी में इसने रखा हुआ है इन 3 चैप्टर्स ने। और उसमें जो मेजर क्वेश्चन फिर से जो आए हैं 2019 में, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, वही सारे टॉपिक्स है। इन पर कलर कोड ऑफ रेजिस्टर्स पे क्वेश्चन 2019 में काफी पूछे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कैपेसिटर में फिर से वही, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक्स का वेटेज रहा है, ठीक है। तो मोरलेस करंट इलेक्ट्रिसिटी अनडाउटेडली काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है 2019 के लिए। तो अब देखो नेक्स्ट, अगर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का ओवरऑल वेटेज है ना, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का ओवरऑल वेटेज आप देख रहे हो 10% के आसपास है। नेक्स्ट स्लाइड, हाँ देखो आप 10% के आसपास है लगभग। और यहाँ से भी जो मेजर क्वेश्चन आए हैं वो सिर्फ केटीवी थर्मोडायनेमिक्स आए हैं। तो कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपांशन, हीट ट्रांसफर, इससे वेटेज कम है। मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखोगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, कार्नोट इंजन, मीन फ्री पाथ, इनसे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे हैं 2019 में। नेक्स्ट स्लाइड अपन देखेंगे, अगर ऑसिलेशन एंड वेव्स की बात करेंगे तो इसका वेटेज मीडियोकर बोलूंगा मैं, 9%, 8%। इसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव वाले टॉपिक कवर्ड होते हैं। और इसमें डैम्प्ड ऑसिलेशंस ने थोड़ा सा ट्रिकी खेल खेला है। 19 अप्रैल में सिर्फ डैम्प्ड ऑसिलेशन पे सवाल है, एक दो सवाल जो आए हैं।
और 2019 के जनवरी अटेम्प्ट में डैम्प्ड ऑसिलेशन पे एक भी सवाल नहीं, ठीक है। और डॉपलर इफेक्ट, रेजोनेंस, कॉलम ट्यूब, ये जनरल कॉमन टॉपिक्स हैं जो साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव में अपन पढ़ते हैं और ये बहुत अच्छे से कवर भी हो रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, देखो मॉडर्न फिजिक्स में फिर से 4 सेक्शन है। मैक्सिमम वेटेज फिर से आप देखो बोर मॉडल और उसी को मिला है, बोर मॉडल और अपना डी ब्रॉय वेवलेंथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी का मैक्सिमम वेटेज है। लेकिन इस बार फिर से ईएम वेव्स, आप देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन, फिर एएम वेव, सॉरी इसकी अपन बात कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स में। हाँ जी, मैं वही बोल रहा हूँ, पीओसी करके जो टॉपिक है उसमें एएम वेव की बात करूंगा, रेंज ऑफ सिग्नल्स, एंटीना। तो फिर से आप देखो पीओसी का इस बार 2019 में सरप्राइज एंट्री था, 2018 में इतना वेटेज नहीं था, 19 में इसके काफी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सेमीकंडक्टर से वही जीनर डायोड और लॉजिक गेट्स पे क्वेश्चंस हैं, और ट्रांजिस्टर पे भी 2019 में सवाल काफी आए थे, ठीक है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स सबसे ट्रिकी सा पोर्शन होता है, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन काफी इन जनरल 14-15% के आसपास चल रहे हैं। अब देखो उनका वेटेज वही चल रहा है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अगर आप देखो तो 2019 में फिर से ईएम वेव की मैं पहले बात कर रहा था, वही बात कर रहा हूँ। ईएम वेव अगेन इसका वेटेज बहुत जबरदस्त है, मतलब ईएम वेव और पीओसी ये समझ लो आप 2019 के सरप्राइज एलिमेंट थे, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन इन जनरल सारे पेपर में पूछे गए थे, और आपको इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए इफ वी गो बाय द पास्ट रिकॉर्ड ऑफ जेईई मेन, ठीक है। और अगर मैं एसी सर्किट्स की बात करता हूँ, एसी चैप्टर की, तो उसमें ट्रांसफॉर्मर्स और पैरेलल एसी सर्किट पे क्वेश्चन आए हैं। ईएमआई का फिर से मैं बोल रहा हूँ, ईएमआई बहुत मेजर चैप्टर है, लेकिन वेटेज जेईई मेन में कुछ कम होता जा रहा है इन दिनों में। फिर से देखो ईएमआई का इतना वेटेज नहीं था जनवरी में, हालांकि अप्रैल में हल्का सा वेटेज थोड़ा सा बढ़ा है। और अगेन मैग्नेटिक इफेक्ट पे वेटेज अच्छा है, जो कि जनरली क्वेश्चन जो आते हैं मैग्नेटिक मोमेंट पे ही क्वेश्चन आप देख रहे हो, फिर से 2019 में भी वही सब टॉपिक्स फिर से रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट अब अपन बात करें अगर ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स के अंदर वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दो टॉपिक हैं। आपने देखा था कि 2018 में रे ऑप्टिक्स का एक भी सवाल नहीं था, और 2019 में आप देखो रे ऑप्टिक्स का भी वेटेज बढ़ा है, और वेव ऑप्टिक्स का तो वेटेज रहा ही है। जो वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो अच्छे क्वेश्चन जो हर बार आप देख रहा हूं 19 के हर पेपर में थे, 20 में भी आए थे, आएंगे, मैं बताऊंगा आपको, वो है रिजोल्यूशन पावर और टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस आप देखोगे काफी पॉपुलर हो गए हैं, और जेईई मेन में कंटिन्यूअसली स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं, ओवरऑल वेटेज आपके सामने मैंने बताया है कि 2019 के दोनों अटेम्प्ट आप देखोगे, ये पाई चार्ट के थ्रू मैंने बताया है कि किस तरीके से वेटेज रहा है। आप देखो मैकेनिक्स 19% से अप्रैल अटेम्प्ट में 23% हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 20% से थोड़ा वेटेज कम हो गया। तो ओवरऑल लेकिन आप अगर 4 मेजर चंक देखो, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रो, मॉडर्न और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इन चारों का वेटेज ओवरऑल अगर मैं गिनूंगा तो 75% तक का वेटेज खाली इन 4 चैप्टर्स का होता है, और बाकी 25% में वो बाकी चारों खेलते हैं। तो इससे आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना चाहिए कि अपना मेन फोकस क्लियरली मैकेनिक्स, इलेक्ट्रो, मॉडर्न और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ होना चाहिए। काफी ज्यादा वेटेज इसमें है। तो ये हो गई 2019 की बातें। अब 2020 जेईई में वापस एक स्पेशल 2020 का पेपर था, क्योंकि इसमें फिर से पैटर्न चेंज हुआ। इस बार सिर्फ 25 सवाल आपके सामने पूछे गए, है ना। इसमें से 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मतलब है, और आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बाकी 25 सवालों का अब क्योंकि क्लस्टर है, और इस बार 6 पेपर हुए थे आपके जेईई में 2020 में, जनवरी की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो 6 पेपर्स में लगभग आपके क्वेश्चन हो गए 150 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन का एनालिसिस आपके सामने है। अब जरा देखो, इस बार बिल्कुल बोल सकते हैं कि जस्टिफाइड वेटेज है। मैकेनिक्स का 28% वेटेज रहा है जनवरी 2020 में, और आप अगर ट्रेंड देखो तो मैकेनिक्स का वेटेज कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। सबसे पहले कुछ 19% था, फिर 23% हुआ, और अभी आप देखो 28% हुआ है। मतलब जितना 11th में अपन टाइम डिवोट करते हैं यार, उसके कंपैरिजन में अगर 28%, 30% मैकेनिक्स आएगा तो वो रीजनेबल है, जस्टिफाइड है। तो बिल्कुल जस्टिफाइड पेपर है, अच्छा सा वेटेज मैकेनिक्स को दिया है। इलेक्ट्रो करंट का 15% का वेटेज है। इस बार देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वेटेज काफी अच्छा खासा 16% हो गया। और बाकी जो ये सेक्शंस हैं, और सबसे सरप्राइजिंग एंट्री जो है ऑसिलेशन वेव्स पे बिल्कुल ना के बराबर सवाल, मतलब साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव्स हो या फिर अपना एसएचएम हो, इस पर क्वेश्चन या 1 या 2, वो भी 6 पेपर में से 1 या 2 सवाल थे। मतलब इनका वेटेज बिल्कुल खत्म हो चुका है ना। तो अब देखो जरा, मतलब इस पर्टिकुलर 2020 की बात कर रहा हूं। तो अब देखो मैकेनिक्स में फिर से अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखेगा, इसके अंदर जो 6 सेक्शन हुए हैं, इसमें फिर से वेटेज आप देखोगे सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक, मतलब अपने रोटेशनल मैकेनिक्स का है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार मूव करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही वापस क्वेश्चन आए हैं, कंजर्वेशन, टॉपिक्स वही है। रोटेशनल मैकेनिक्स पे फिर से हैवी वेटेज है, ठीक है। और ये जो अपना पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स है, बहुत बड़ा सेक्शन होता है फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सॉलिड प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर्स आते हैं। ये 3-4 चैप्टर का क्लस्टर है,
और इसका भी वेटेज रहा है। मतलब हुआ क्या, हर पेपर में आप देखोगे 2020 में एक आध सवाल सरफेस टेंशन में पूछ लेंगे, या विस्कोसिटी पे पूछ लेंगे, या बर्नौली प्रिंसिपल में पूछ लेंगे, एक सवाल आएगा, ठीक है। अब वो इनमें से कहां से आता है, अब वो जेईई मेन वाले ही जानते हैं। तो अब जो बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहा है स्टूडेंट, जो बहुत अच्छा टारगेट कर रहा है, उसको टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज एक क्वेश्चन तो फिक्स है, कहीं से भी आ रहा है ना। तो अब दूसरा ग्रेविटेशन का, ग्रेविटेशन थोड़ा स्पोरेडिक है, कभी वेटेज बढ़ता है कभी नहीं बढ़ता। 2020 में क्वेश्चंस आए हैं, केपलर लॉ और एस्केप स्पीड पर आए हैं, तो ये ग्रेविटेशन का इसका कंट्रीब्यूशन है। वापस देखो, मैंने लास्ट लाइन में फिर से हाईलाइट किया है, जो एनएलएम फ्रिक्शन के अंदर वेज कंस्ट्रेंट स्ट्रिंग के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, जेईई मेन को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं पूछ रहा, बहुत फंडामेंटल एनएलएम फ्रिक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सेंटर ऑफ मास कोलिजन से फिर से लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे सवाल आते ही आते हैं। 2D कोलिजन, 1D कोलिजन, मोमेंटम कंजर्वेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसके अंदर एक वेरिएबल मास वाला कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग जिन्होंने पढ़ाई की है ढंग से सेंटर मास की, पता होता है। इस चैप्टर का वेटेज या इस सब टॉपिक का वेटेज बिल्कुल भी नहीं रहा है, 2020 में भी नहीं है, 19 में भी नहीं है, 18 में भी नहीं है, कभी भी नहीं है। वेरिएबल मास पे एक भी सवाल नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर करंट की अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर फिर से वही पुरानी बातें, करंट के अंदर वेटेज वही वाले टॉपिक का, करंट इंस्ट्रूमेंट और कैपेसिटर, और उसके अंदर वही वाले टॉपिक। इस बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्वेश्चन आए हैं 2020 में, है ना, आपके गॉस थ्योरम पर क्वेश्चन आए हैं। और एट द सेम टाइम डाइलेक्ट्रिक विद कैपेसिटर का फेवरेट टॉपिक है जेईई मेन का, सवाल आएगा ही आएगा, फिक्स है। आरसी सर्किट पे सरप्राइजिंगली 18, 19, 20 आरसी सर्किट पे कोई क्वेश्चन नहीं है जेईई मेन में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट स्लाइड पर अगर अपन बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड है अपनी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाली जो स्लाइड है, इसमें आप देखोगे कोई भी क्वेश्चन थर्मल एक्सपेंशन से नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हीट ट्रांसफर से नहीं है, जो भी क्वेश्चन है फिर से सिर्फ केटी थर्मोडायनेमिक्स से है। केटी थर्मोडायनेमिक्स में आप देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, मोलर स्पेसिफिक हीट पर क्वेश्चंस है, ग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं 2020 में काफी सारी। तो मॉडर्न फिजिक्स, आपके थर्मल फिजिक्स, ये सब जो एक एक चंक्स है छोटे छोटे, इस पर वेटेज अच्छा है। तो आपको पूरा सेक्शन नहीं पढ़ना है, मतलब इन द सेंस अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए यार कि किस पर वेट ज्यादा देना है, तो आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा वेटेज आपको देना चाहिए केटीसी थर्मोडायनेमिक्स पे। नेक्स्ट ऑसिलेशन वेव्स की तो डिस्कशन अपन क्या ही करें, नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर कट दिख जाएगा। अगर सिर्फ 2% का ही वेटेज है, इसका मतलब है कि इस टॉपिक को 2020 में तो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं किया है ना। और आगे बढ़े अगर अपन देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में फिर से आप देखो बोर मॉडल, जो ट्रेंड चल रहा है 18, 19, 20, देखो बोर मॉडल, डी ब्रॉय वेवलेंथ, इसी पे मेजर क्वेश्चन है। और इस बार सेमीकंडक्टर्स पे क्वेश्चन है, जीनर डायोड और लॉजिक गेट्स पे। सबसे सरप्राइजिंग ये है यहाँ पर 19 में जो ट्रांजिस्टर पे वेटेज था, 2020 में ट्रांजिस्टर से वेटेज हट गया। इनफैक्ट पीओसी से भी एक भी सवाल नहीं पूछा है, तो ऐसा एक्सपेक्टेड है और ऐसा ग्रूमर भी चल रही थी बिफोर द एग्जाम कि सेमीकंडक्टर्स के कुछ पोर्शंस हैं और पीओसी के कुछ चैप्टर जेईई मेन में नहीं आएगा। काफी हद तक वो ट्रू भी रहा। अब तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक तरीके से पीओसी का जो ट्रेंड चल रहा है 2020 के अकॉर्डिंग, अगर मैं जनवरी की बात करूं, तो पीओसी शायद, जो फीलिंग आती है इस पेपर को देख के, क्योंकि 6 पेपर है, किसी भी पेपर में पीओसी का एक भी सवाल नहीं था, तो पीओसी का डेफिनेटली वेटेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुका है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बढ़ता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, 1 से 4 सेक्शन में वही वेटेज रेशियो चलेगा। इस बार भी ईएमआई ने डिसअपॉइंट किया है, ईएमआई पे कोई क्वेश्चन नहीं है। ईएमडब्ल्यू पे फिर से क्वेश्चन है, वही वेटेज वापस, और मैग्नेटिज्म के अंदर भी मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, उसी पे क्वेश्चन है। इस बार ऑप्टिक्स में क्वेश्चन आए हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आए थे 2020 में, और लेंस एंड कॉम्बिनेशन से भी आए थे। और इस बार जो वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस हैं वो आप देखोगे 2020 में सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन से हैं, पोलराइजेशन से हैं। तो इसका मतलब है जो जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इस पर 2020 में सवाल आए हैं, 2019 में नहीं आए थे। और लास्ट अगर मैं इसी 2020 की स्लाइड की बात करूं, तो हल्का फुल्का सा वेक्टर, यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, ये जो अपन बोलते हैं कि बोनस टाइप के टॉपिक्स हैं, जो इजी टॉपिक्स होते हैं, जो जनरली सारे स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी कंफर्टेबल होती है। तो यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स से भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो आप ये, तो मुझे लगता है कि ये हर पेपर में 2-3 सवाल आते हैं, तो ये इजीली स्कोरेबल है। तो अगर मैं लास्ट कंक्लूजन ड्रॉ करूं आप सबके लिए, तो कंक्लूजन ये है कि आपके सामने जो मैंने यहाँ पे चैप्टर्स लिस्ट डाउन किए, आप देखेंगे लगभग मैंने 8 चैप्टर्स लिस्ट डाउन किए हैं, और उन सब के आगे मैंने बताया कि ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कंसिस्टेंट रहे हैं एंड यू कांट अफोर्ड टू मिस दोज आउट। तो जैसे करंट के अंदर करंट इंस्ट्रूमेंट्स बेहद इंपॉर्टेंट है, जहां पे मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, एम मीटर, वोल्ट मीटर, कलर कोड ऑफ रेजिस्टर, ये 5 टॉपिक से कंसिस्टेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए इस टॉपिक के लिए। रोटेशनल मैकेनिक्स से एज यूजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक हो गया है। टॉर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन से भी सवाल आ रहे हैं, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ईएम वेव
अगेन अभी आपने देखा ही है 3 साल का जो एक ट्रेंड चला है, ईएम वेव्स पे क्वेश्चन फिक्स है, आएगा, आपको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस लगाने चाहिए ईएम वेव्स के लिए पर्टिकुलरली। और मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल पे क्वेश्चन आ रहे हैं। थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, इसके अंदर आरएमएस स्पीड हो गया, फिर अपना रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री पाथ वाले क्वेश्चन, पॉलीट्रॉपिक, ग्राफिकल, ये क्वेश्चन का वेटेज ओवरऑल 3 साल में कंसिस्टेंट है, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हैं। एटॉमिक फिजिक्स, मैंने एटॉमिक फिजिक्स लिखा है और इसके अंदर मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि आप न्यूक्लियर फिजिक्स का जेई मेन में थोड़ा सा वेटेज, पता नहीं कैसे इन दिनों, इन ईयर्स में कम, लास्ट ईयर्स में थोड़ा कम वेटेज हुआ है, लेकिन बोर मॉडल, डी ब्रॉय वेवलेंथ और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चंस कंसिस्टेंट रहे हैं। सेंटर मास कोलिजन मैकेनिक्स से अगर मैं 2 चैप्टर बोलूंगा जो बेहद इंपॉर्टेंट है एज फार एज वेटेज इज कंसर्न, वो रोटेशनल मैकेनिक्स एंड सेंटर मास कोलिजन, क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली आते रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर की अगर बात कर रहा हूं तो वापस डाइलेक्ट्रिक जो आपने देखा, डाइलेक्ट्रिक विद कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, इस पे क्वेश्चंस कंसिस्टेंट हैं, आ रहे हैं, कंटिन्यूस आ रहे हैं। और लास्टली ऑप्टिक्स, ठीक है, आपने देखा 2018 में तो ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स का एक भी सवाल नहीं था, लेकिन 2020-19 के जो मेजर पेपर, 22 पेपर जो अपने सामने इकट्ठे हुए हैं, उसके अंदर देखेंगे तो रिजोल्यूशन पावर ऑफ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, लेंस एंड लेंस कॉम्बिनेशन और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सब टॉपिक से कभी ना कभी क्वेश्चंस अपीयर होते रहे। ठीक है, तो ये आपको मैं बता रहा था ओवरऑल 18-19 का जो कंक्लूजन मैंने आपको बताया कि कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा वेटेज देना चाहिए। और एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस। आई होप कि आपका ये जो एनालिसिस मैंने किया है आपके लिए काफी फायदेमंद रहा होगा। थैंक यू बीएनपी सर, बहुत ही शानदार तरीके से, स्ट्रीमलाइन तरीके से आपने बच्चों को सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया। एंड आई एम श्योर कि जो बच्चे अभी तक जेईई मेंस की तैयारी कर रहे थे, दे विल चेक एवरी टॉपिक कि कौन सा टॉपिक ऐसा है, कहीं ऐसा तो नहीं उनका वो टॉपिक मिस हो रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं उसमें कमजोरी रही हो। और जो बच्चे आज से जेईई मेंस की तैयारी करना शुरू करेंगे, उनको आपने एक तरह से सारी चीजें एकदम समराइज करके बता दी कि कौन सा टॉपिक का वेटेज ज्यादा आता है। दो बातें मैं और इसमें बोलना चाह रहा हूँ बच्चों कि वी वर प्लानिंग टू गो लाइव ऑन यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक, बट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस वी वर नॉट एबल टू डू इट ऑन यूट्यूब। सो ये जो पूरा शो है, ये शो हम लोग ये पूरा रिकॉर्ड करके हम लोग इसको यूट्यूब पे भी डालेंगे, ताकि जिन बच्चों का किसी कारण से शो मिस हो जाएगा वो अपने यूट्यूब पर जाकर, हमारे रिलायबल के यूट्यूब चैनल पर जाकर के ये सारी बातें, जो भी डिटेल्स हम यहाँ बता रहे हैं, ये सारी डिटेल्स वहाँ पर देख सकते हैं। दे कैन डाउनलोड ऑल्सो। और उसके अलावा ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अभी बीएनपी सर ने दिया है और जो अभी एकेजे सर, जीडीएस सर वगैरह आपको बताने वाले हैं, ऑल दैट इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल इन डाउनलोडेबल फॉर्म। वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिंक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप उसको वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। विल डेफिनेटली कम अप विद द सॉल्यूशंस। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, इन क्वेरीज को हम लोग आपको एड्रेस करेंगे। वी आर कंटिन्यूसली गेटिंग सम क्वेश्चंस ऑन माय व्हाट्सएप आल्सो। उसमें से कुछ क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं और हम अपना अगला क्वेश्चन हमारे अंकुश जैन सर से लेना चाहेंगे। अंकुश सर, एकेजे सर जो मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, एकेजे सर आपको सर कह के बुलाना मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तो अंकुश, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि क्या इस समय कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना या क्रैश कोर्स जैसी कोई व्यवस्था को ज्वाइन करना बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकता है? क्या उससे उनको कोई बेनिफिट मिल सकता है? आप थोड़ा सा इस बारे में बताएं, उसके बाद आप अपना प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करेंगे। हेलो बच्चों, तो जैसा कि सर ने बोला अभी कि इस टाइम पर क्रैश कोर्स ज्वाइन करना फायदेमंद है या नहीं हमारे लिए, तो थोड़ा सा मैं इसमें 2-3 मिनट आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, अगर हर साल की बात करें, इस कोविड सिचुएशन को एक बार दिमाग से निकाल दें, तो फ्रेंकली मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे साल भर तैयारी करते हैं और बहुत ढंग से तैयारी करते हैं, उनके लिए शायद क्रैश कोर्स इतना बेनिफिशियल नहीं रहता है। हर साल की बात कर रहा हूँ, इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी ये साल थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचे तो स्पेशल है हमारे लिए, नेगेटिवली सोचे तो बात अलग है। तो जो बच्चे पूरे साल तैयारी करते हैं और लास्ट में उनके पास 1.5-2 महीने का टाइम होता है सेल्फ स्टडी करके और अपने आप को बढ़िया इंप्रूव करके एग्जाम देने का, उनके लिए शायद क्रैश कोर्स इतना अच्छा नहीं है। लेकिन इस साल जैसा हम देख रहे हैं अभी तक का पैटर्न कि एग्जाम मेंस का, एडवांस का पूरा आगे शिफ्ट हो रहा है। जैसे पहले 2 महीने आगे शिफ्ट करा आईआईटी वालों ने, फिर 2 महीने आगे शिफ्ट कर दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पर जो दोनों टाइप के बच्चे हैं, पहले वो बच्चे जिन्होंने साल भर बहुत अच्छी पढ़ाई की है लेकिन थोड़ी सी उनकी एनर्जी डाउन हो चुकी है, उनको लगता है कि नहीं यार अब तो 2 महीने बाद एग्जाम है, थोड़ा सा वो स्लो हो जाते हैं।
तो मुझे लगता है उनको अपने आप को बूस्टअप करने के लिए, एनर्जी में वापस आने के लिए क्रैश कोर्स अच्छा रहेगा। दूसरा, वो बच्चे जिन्होंने साल भर हो सकता है इतनी अच्छी तैयारी नहीं की हो, या जो कोचिंग नहीं जाते हों, 12th के साथ स्टडी कर रहे हों, उनको लगता हो कि हमको लास्ट टाइम पर क्रैश कोर्स ज्वाइन करके अच्छा कर सकते हैं, तो उनके पास समय बहुत है अभी, वो आराम से इस टाइम को यूज में लें। क्रैश कोर्स अगर उनको बेनिफिशियल, अगर वो ढंग से यूज में लें तो अच्छा है उनके लिए, और वो अच्छा कर सकते हैं। तो इस साल की अगर बात करें ना, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हम उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। और जैसा अगर हमारे रिलायबल इंस्टीट्यूट की बात करें, तो हम एक रिलायबल रैंकर्स प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें दो तरह की बातें हैं। एक है रिलायबल रैंकर्स टेस्ट प्रोग्राम, जिसमें हम बच्चों को, हर एक बच्चे के लिए 100 टेस्ट अवेलेबल रहेंगे, 100 टेस्ट। 100 में से 84 टेस्ट जो हैं वो टॉपिक वाइज होंगे। टॉपिक वाइज। टॉपिक जो टेस्ट है, 84 नंबर ऑफ टेस्ट जो है टॉपिक वाइज है। मतलब किसी बच्चे का सपोज एनएलएम वीक है, तो वो एनएलएम के टेस्ट को, टॉपिक सारे देगा वो टेस्ट तो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सपोज एनएलएम वीक है, तो एनएलएम के टेस्ट को देकर अपने आप को इंप्रूव कर सकता है, अपनी गलतियां देख सकता है कि मैं कहां पर कमजोर हूँ, उसको रेक्टिफाई कर सकता है। तो इस तरह टॉपिक वाइज 84 टेस्ट। 8 जो टेस्ट हैं वो फुल सिलेबस टेस्ट है एडवांस लेवल के, और बचे हुए 8 जो है वो फुल सिलेबस टेस्ट है मेंस लेवल के। तो टोटल मिला के 100 टेस्ट को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हैं, और समय हमारे पास है इतना कि हम उसको यूज में ले सकते हैं। दूसरा, साथ साथ पैरेलल में एक और प्रोग्राम है, रैंक बूस्टर प्रोग्राम। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपको पढ़ाएंगे लाइव क्लासेस के अंदर। लाइव क्लासेस के थ्रू हम पूरा चैप्टर कवर नहीं कर सकते हैं, आप भी समझ सकते हो, और ना वो इतना यूजफुल रहता है, तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही फोकस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज सेंटर ऑफ मास के अंदर, जैसे अभी बीएनपी सर ने बताया कि मोमेंटम कंजर्वेशन, जैसे कॉलिजन वाले सवाल, या सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वाले क्वेश्चन, आरबीडी के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, उन पर फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल बताया मैंने आपको। तो इस बूस्टर प्रोग्राम के अंदर हम जितने भी चैप्टर्स उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो मैं यही कह सकता हूँ सर इसमें, कि जिन बच्चों के लिए, जिनको लगता है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं आगे, हम इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, जो पॉजिटिव सोच रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है ये, और क्रैश कोर्स को जरूर वो ज्वाइन कर सकते हैं। सीएसएस सर। ठीक है, अंकुश, बहुत ही बढ़िया तरह से आपने जवाब दिया। अंकुश, वो जो बूस्टर वाला प्रोग्राम जिसमें सेकंड वाला है, उसमें वो 100 टेस्ट भी है और थ्योरी भी है, तो ये बच्चों हाँ। के लिए वास्तव में काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जेई एडवांस के जो पिछले सालों के पैटर्न रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़, कोई भी काम हम जब शुरू करते हैं, तो अगर हम प्रॉपर प्लानिंग उसकी पहले से कर लेते हैं तो आधी जंग तो हम वही जीत जाते हैं। तो आप हमारे बच्चों को बताएं कि वो जेई एडवांस के जो कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और पिछले सालों में कौन से टॉपिक्स का वेटेज सबसे ज़्यादा रहा, ताकि वो लास्ट के इस 1.5 महीने में उन पे खास तरह से फोकस करें और अपने रैंक को इम्प्रूव कर सकें। अंकुश। हाँ सर। तो एक स्लाइड के थ्रू, पीपीटी स्लाइड के थ्रू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि पिछले 5 सालों के अंदर किस तरह का पैटर्न रहा है। मैं ईयर वाइज बात नहीं करूंगा, मैं ऑन एन एवरेज आपको बताने वाला हूँ कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, कितने परसेंट क्वेश्चंस किस चैप्टर से पूछे गए, इस तरह की बातें हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्लाइड। स्लाइड स्टार्ट की जाए। शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, स्टार्ट करते हैं अभी। अच्छा, मैं एक बार थोड़ा सा और शॉर्ट में आपको बता दूं इस पीपीटी के बारे में। मैंने इस कोविड सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, मेरे दिमाग में ऐसा है कि 3 सेगमेंट्स में मैंने डिवाइड किया है चैप्टर्स को। फर्स्ट सेगमेंट जो रहेगा वो रहेगा, मैंने रखा है रेड जोन। रेड जोन का मेरा मीनिंग जो है यहाँ पर वो ये है कि वो ऐसे चैप्टर्स जो सबसे ज्यादा पूछे गए, जिनका परसेंटेज सबसे ज्यादा है। उसके बाद नंबर आएगा ऑरेंज जोन का। ऑरेंज जोन के चैप्टर्स वो हैं जिनका परसेंटेज रेड जोन के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम था। और सबसे लास्ट में ग्रीन जोन, जिनसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं स्लाइड। स्लाइड प्लीज। शायद कुछ टेक्निकल इश्यू है, चलो कोई नहीं, रिजॉल्व हो जाएगा वो। तो 2 मिनट ऐसी बात कर लेते हैं इस बारे में। तो बेसिकली एडवांस के पेपर्स को देखते हुए मैं इसे शॉर्ट में बिना स्लाइड के, जब तक स्लाइड हमारी स्टार्ट होती है, बताता हूँ आपको। एडवांस के पेपर में हमको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, ये 3 चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। आप देखना कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उससे कई बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे क्वेश्चंस किसी साल इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही पूछ लिए गए। तो स्लाइड आपके सामने आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। मैं चैप्टर वाइज एनालिसिस बताऊंगा आपको, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हर चैप्टर के अंदर, इस बारे में बात करेंगे।
तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, सबसे पहले पिछले 5 सालों के अंदर 11th क्लास से अगर हम 11th का सिलेबस देखें तो आईआईटी एग्जाम में, एडवांस के एग्जाम में 40% क्वेश्चंस 11th से पूछे गए और 60, ये एक एवरेज बता रहा हूं आपको, 60% क्वेश्चंस 12th से पूछे गए। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया था रेड जोन चैप्टर्स का मीनिंग यहाँ पर ये है जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप ब्रैकेट में देख सकते हैं 52%, 52% क्वेश्चंस जो मैं चैप्टर्स आपको बताने वाला हूं उनमें से पूछे गए। पहला चैप्टर है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। पिछले 5 सालों में इससे 18 सवाल पूछे गए, 18 क्वेश्चंस, बहुत अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है ये। जो इस चैप्टर में आपको ज्यादा फोकस करना, उन टॉपिक्स के नाम भी लिखे हुए हैं मैंने। प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस, जो पीवी कर्व होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कई बार पूछे गए। वर्क डन बाय गैस पर बेस्ड, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर बेस्ड, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, मूवेबल पिस्टन टाइप क्वेश्चंस तो बहुत ही ज्यादा पूछे गए इसके अंदर। चैप्टर 2 जो है इसके अंदर, और एक बात और, जो मैंने चैप्टर का सीक्वेंस रखा है वो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखा है। जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन केटीजी थर्मो से पूछे गए तो सबसे फर्स्ट नंबर पे मैंने उसको रखा है, तो सीक्वेंस उसी तरह से रखा गया है। सेकंड नंबर पे आता है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, जिससे पिछले 5 सालों में 16 क्वेश्चंस पूछे गए। अभी आपको बीएनपी सर ने जेई मेन के बारे में जब बताया था तो आपने सुना होगा, उन्होंने बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस चैप्टर से बहुत बार पूछा जाता है। सेम वही पैटर्न एडवांस में भी चल रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड टॉर्क और एनर्जी कंजर्वेशन इन सीटीआरएम। तो मेरा सजेशन यही है कि जो बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं, कम से कम वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो बाकी नाम लिखे उनकी बेसिक कंसेप्ट तो अपने अच्छे जरूर रखें, ताकि सिंपल क्वेश्चन आने पर वो छोड़ के नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट प्लीज। चैप्टर 3 जो है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, पिछले 5 सालों में 14 क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के वो है प्रिज्म, ऑप्टिकल फाइबर, टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके अलावा बेसिक्स ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंस, स्फेरिकल मिरर और लेंस के जो बेसिक पार्ट है, मतलब जैसे वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन, मैग्निफिकेशन, इस तरह की बातें। चैप्टर नंबर 4 जो है, चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें पिछले 5 सालों में 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बेसिकली जो ज्यादा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चंस इसमें ज्यादा पूछे गए हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे भी ढंग से फोकस करें और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पोटेंशियल, इस पे ज्यादा फोकस करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट। चैप्टर नंबर 5 मॉडर्न फिजिक्स, बीएनपी सर ने बताया था आपको, जे मेंस के अंदर भी इसकी इंपॉर्टेंस काफी है, वेटेज बहुत अच्छा है, और जे एडवांस के अंदर भी रेड जोन के अंदर रखा है मैंने इसको, मतलब काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पिछले 5 सालों में 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसके अंदर जिस पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं, देखो एडवांस के हिसाब से मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करना चाहता हूं कि आप सिर्फ बोर मॉडल और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही करके जाओ। ये सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इन टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इन पर आप ज्यादा फोकस करें, इनको और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। तो बोर मॉडल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चैप्टर 6 न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें 5 सालों में 11 सवाल पूछे गए। रेडियो एक्टिविटी जो लॉ है वो आप देख सकते हैं इसमें, डीके ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, इन पे ज्यादा फोकस करें तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। किसी को अच्छा अपना कुछ भी डाउट हो तो वो जो कमेंट बॉक्स में लाइव कमेंट चल रहे हैं उसमें लिख सकता है, मैं उसका जवाब भी देने की कोशिश करूंगा साथ साथ। चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स, अगर आपको याद हो जेई मेंस के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और सेम जेई एडवांस के अंदर भी इंपॉर्टेंस है इसकी। 5 सालों में 10 सवाल पूछे गए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं। एंड फोर्स ऑन मूविंग चार्ज और सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल का जो मोशन होता है उसकी भी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये 7 जो मैंने आपको बताया चैप्टर्स, ये रेड जोन में रखें, जिनका परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 52% रहा है। ऑरेंज जोन के जो चैप्टर हैं बच्चों, उनका परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 35% है। ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर 1 एरर एंड मेजरमेंट, ये थोड़ा अजीब है, आपको शॉकिंग लग सकता है। अधिकतर क्या होता है, बच्चे एरर मेजरमेंट को इतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है, उनको लगता है कि नहीं ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है या इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर आप देखें, आप पिछले 5 सालों के पेपर्स को देखें, पिछले 5 सालों में 9 क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए और मुझे लगता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसका मेंस में बहुत इंपॉर्टेंस था, पर एडवांस में मेंस के कंपैरिजन में देखें तो थोड़ा सा लो है। पिछले 5 सालों में 8 सवाल और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सर्किट बेस्ड ऑन इंडक्टर, इंडक्टर पर बेस्ड, म्यूचुअल इंडक्टेंस और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस भी पूछे गए, तो आप इनको ज्यादा अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
चैप्टर 3 कैपेसिटेंस 5 सालों में 7 सवाल, सर्किट रिलेटेड क्वेश्चंस, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ कैपेसिटर जो होता है उस पर आप थोड़ा सा गौर करें। चैप्टर नंबर 4 ग्रेविटेशन 5 सालों में 6 सवाल पूछे गए। 5 सालों में 6 सवाल भी अपने आप में मायने रखता है, कम नहीं है ये, आप मान सकते हैं ऑन एन एवरेज हर साल एक सवाल तो पूछा ही गया। तो अगर आप ग्रेविटेशन छोटा सा चैप्टर है, आप उस पर थोड़ा सा भी ढंग से काम करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन तो कंफर्म है। ठीक है, इसमें भी एस्केप वेलोसिटी, केपलर्स लॉ ऑफ टाइम पीरियड पर ज्यादा फोकस करें। थोड़ा सा मैं बीच में ऋतिक को बताना चाहता हूँ लाइव कमेंट में। ऋतिक, यूट्यूब पर किसी कारणवश अभी ब्रॉडकास्ट नहीं हो पा रहा है, पर अभी जैसा बताया सर ने कि जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद इसको हम यूट्यूब पे डाल देंगे, आप लोग वहां से देख सकते हैं और सारी बातों को वहां से समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, चैप्टर 5 करंट इलेक्ट्रिसिटी 5 सालों में 6 सवाल। चैप्टर 6 यूनिट डायमेंशन 5 सालों में 6 सवाल। चैप्टर 7 वर्क पावर एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अपने बेसिक डेवलप करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इस चैप्टर के क्वेश्चंस के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। 5 सालों में 5 सवाल पूछे गए। और इलास्टिसिटी विस्कोसिटी थोड़ा सा सरप्राइजिंग है ये, इसमें भी 5 सालों में 5 सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, अब बढ़ते हैं ग्रीन जोन। ग्रीन जोन का मतलब जो सबसे लेस क्वेश्चंस या लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस पिछले 5 सालों में पूछे गए, या मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश की इसमें। चैप्टर 1 साउंड वेव 5 सालों में 4 सवाल। चैप्टर 2 हीट ट्रांसफर 5 सालों में 3 सवाल। वेव ऑप्टिक्स लास्ट 5 इयर्स में 3 क्वेश्चंस। मैथमेटिकल टूल्स जिसमें बेसिक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर इस टाइप की बातें होती हैं, पिछले 5 सालों में 3 क्वेश्चंस इससे भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। तो चैप्टर नंबर 5 स्ट्रिंग वेव 5 सालों में 3 सवाल। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है क्योंकि वेव को हम बेसिकली इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन जैसा पैटर्न रहा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। चैप्टर नंबर 6 सरफेस टेंशन 5 सालों में 3 क्वेश्चंस। चैप्टर 7 काइनेमेटिक्स 5 सालों में 3 क्वेश्चंस। काइनेमेटिक्स में हमारे 3 चैप्टर आते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन। तो इंपॉर्टेंस है इसकी भी, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंस नहीं है। चैप्टर 8 जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, लास्ट 5 सालों में 3 सवाल। नेक्स्ट प्लीज। तो चैप्टर 9 सेंटर ऑफ मास 5 सालों में 2 सवाल। ये थोड़ा सा डाउन रहा है यहाँ पर, जबकि मेंस में इसकी इंपॉर्टेंस थी अच्छी खासी। अल्टरनेटिंग करंट 5 सालों में 2 सवाल। सर्कुलर मोशन 5 सालों में 1 सवाल लास्ट 5 इयर्स में। और चैप्टर नंबर 12 फ्लूइड मैकेनिक्स लास्ट 5 इयर्स में सिर्फ 1 सवाल। आगे बढ़े तो मुझे लगता है यहाँ पर कंप्लीट होता है ये। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ आप सबसे कि एक एवरेज मैंने आपको बताया है पिछले 5 सालों के पेपर्स को देखते हुए। फिर भी एडवांस के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपने सारे चैप्टर्स को उतनी इंपॉर्टेंस दें और थोड़ा सा उस पर ज्यादा फोकस करें जिसको हमको लगता है कि स्कोरिंग भी है और हमारे पास कॉन्फिडेंस भी, हम इजिली कर सकते हैं उसको, उस पर अच्छा काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। एक चैप्टर शायद रह गया इसमें, एसएचएम की इंपॉर्टेंस भी है। एसएचएम भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एसएचएम पर बेस्ड क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएचएम में ही आते हो, हमको सेंटर ऑफ मास के अंदर एसएचएम मिक्स होके आ सकता है, कैपेसिटर के अंदर एसएचएम मिक्स होके कई बार क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। तो ठीक है, मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। ओके। हाँ, बहुत बढ़िया तरीके से अंकुश जैन सर ने आप लोगों को बताया कि एडवांस के कौन से टॉपिक्स रेड जोन में हैं। रेड जोन मींस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरी क्लियर कट बाइफर्केशन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मीडियोकर और इम्पॉर्टेंट एंड लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जेईई एडवांस। ठीक है बच्चों, कुछ बच्चों के इसमें कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उनके क्वेश्चंस भी लूंगा। जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया है, शैल त्रिवेदी सर, व्हाट मटेरियल वी आर सपोज टू फॉलो ड्यूरिंग रिवीजन टाइम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कोचिंग शीट्स। तो इस क्वेश्चन को मैं अभी थोड़ी देर बाद डीकेजे सर से लूँगा, लेकिन बच्चों उससे पहले मैं जस्ट आपको एक छोटी सी किस्सा बताता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। और आपके सामने होंगे जीडीएस सर। जीडीएस सर से हम लोग प्रश्न पूछेंगे। जीडीएस सर आपको बताएंगे कि लास्ट ईयर आईआईटी जेईई की कट ऑफ क्या रही। एक बार क्या हुआ, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन युद्ध करने के लिए गए तो उन्होंने सामने देखा कि उन्हीं के कजन सामने से युद्ध कर रहे हैं, उनके पितामह सामने से युद्ध कर रहे हैं। और उनके मन में बड़ी आशंकाएं आई कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, क्या मुझे अपने ही रिश्तेदारों को का वध करना होगा, क्या हम सब लोग साथ कभी रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, मेरे परिवार का क्या होगा, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो आप सबने वो संस्कृत का श्लोक सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस समय इस कोविड की सिचुएशन में हम सब लोगों की स्थिति वही हो रही है। खास तौर पे मैं आपकी स्थिति को बहुत भली बातें समझ सकता हूँ कि आपको जब पता चला कि मेरे को इस मई के टाइम पे एग्जाम देना है,
2020 वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, अप्रैल में उनको जेई मेंस का एग्जाम देना है। एवरीथिंग वाज सेटल्ड, एवरीथिंग वाज प्लान्ड, वी वर प्लानिंग टू गिव एग्जाम इन अप्रैल देन मई, और आपको अचानक पता चलता है कि अरे 2 महीने एग्जाम आगे खिसक गया। फिर आपको पता चलता है अरे ये तो और आगे खिसक गया। तो आपकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है कि क्या परिणाम होगा क्या नहीं होगा। तो श्री कृष्ण ने जो भागवत गीता में बोला है वही स्टेटमेंट आपके लिए इस समय सर्वोत्तम है कि आप अपने कर्म को किए जाए, फल की चिंता ना करें। यदि आपका कर्म स्ट्रीमलाइन होगा तो फल अपने आप अच्छा होगा। तो बस आपको मेहनत करते जाना है बच्चों, एक यही मूल मंत्र है। कौन सा मटेरियल पढ़ना है अभी उस क्वेश्चन को हम लोग लेंगे, लेकिन मैं जीडीएस सर से रिक्वेस्ट करूँगा। जीडीएस सर ऑनलाइन अभी स्क्रीन पे आए। जीडीएस सर, गौतम डोलिया सर बच्चों के काफ़ी फेवरेट हैं और हम सब में सबसे छोटे हैं, और ये आपको बताने वाले हैं कि आप जिस रैंक का सपना देख रहे हैं वो रैंक लाने के लिए आपको आईआईटी एडवांस में कितने मार्क्स चाहिए। सो ऐसा कहते हैं, देयर इज अ थ्योरी ऑफ सीक्रेट, द सीक्रेट थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट करके बुक है, मैंने भी वो किताब पढ़ी, लिंडा बायरने इज द राइटर। इट सेज दैट वॉट एवर यू थिंक, वॉट एवर यू प्लान, वॉट एवर यू फील, जो भी आप सोचते हो, अगर लगातार उसके बारे में बहुत एकदम जुनून से सोचोगे कि मेरे को 100 में रैंक लानी है, मेरे को इतने मार्क्स लाने हैं, और अगर आप एकदम अपने मन में ठान लेते हो, तो सृष्टि का हर एक आदमी, हर एक पार्टिकल, एवरीथिंग, आपके आसपास की जो नेचर है वो आपकी तरफ उसको धीरे धीरे करके धकेलने लगती है। तो ये आपको आज इस शो के बाद अपने दिमाग में बिठाना है कि आपको कौन सी रैंक चाहिए। उस रैंक के बारे में दिन भर सोचिए, उन मार्क्स के बारे में सोचिए और अपना टारगेट फिक्स करिए। फिर आप देखिए कैसे ईश्वर आपकी मदद करता जाता है। मेहनत आपकी होगी, आशीर्वाद ईश्वर का होगा, और अंत में आपको मिलेगी सक्सेस। तो जीडीएस सर प्लीज आप कैरी करें, इसके बाद बच्चों को बताएं। तो बच्चों अभी यहाँ पे हम रिलायबल इंस्टीट्यूट के बिहाफ में आपको लास्ट 10 ईयर में जो रैंक वाइज परसेंटेज मार्क्स बच्चों ने स्कोर किए हैं उसको प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन रखने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। कैन वी हैव द फर्स्ट स्लाइड? कैन वी हैव द फर्स्ट स्लाइड? यस, द फर्स्ट स्लाइड इज हियर। देखो बच्चों आप देख सकते हो बड़े आराम से इसमें स्क्रीन पे कि हमने हर साल पिछले 10 सालों में एक पूरे डिकेड को हमने लिया 2010 से 2019 और डिफरेंट रैंक कैटेगरीज कर रखी है। रैंक 100, 500, 1000, फिर 10,000, 5000 तक है, फिर 10,000। और इसमें हर कैटेगरी में हर ईयर बच्चों के क्या परसेंटेज मार्क्स रहे वो हमने लिख रखा है हॉरिजॉन्टली, एंड लास्ट में उसका एवरेज। स्टार्टिंग फ्रॉम रैंक 1 अगर हम देखें बच्चों तो आप देख सकते हैं कि पूरे 10 सालों में सबसे ज़्यादा मार्क्स 2019 में आए रैंक 1 वाले बच्चे के, वो थे 96.1% और विथ लोवेस्ट ऑफ 85.5 इन 2010। इन 10 सालों में अगर हम एवरेज देखें तो ये 91.9 का एवरेज, दैट इज नियरली 92%। मतलब कि पिछले 10 सालों में अगर हम देखें कि जिस बच्चे की रैंक 1 आ रही है ऑन एन एवरेज उसका क्या स्कोर रहा है तो 92% के आसपास रहा है। वैसे ही रैंक 100 के लिए हम देख सकते हैं बच्चों कि रैंक 100 के लिए जो पिछले 10 सालों में हाईएस्ट स्कोर है वो 2017 में 83.3% है और विथ लोएस्ट ऑफ 68.6 इन 2016। इन 10 सालों में एवरेज इसका 75.6 आता है। मतलब अगर 100 रैंक लाने वाले बच्चे की मार्क्स देखें, जिस बच्चे की रैंक 100 आ रही है उस बच्चे के मार्क्स को देखें ऑन एन एवरेज 10 सालों में क्या मार्क्स हैं, इसके 75%, 76% के आसपास के नंबर हैं 100 रैंक के लिए। वैसे सिमिलरली 500 रैंक के लिए आप चेक कर सकते हो, लोवेस्ट 54.6 अगेन 2016 में एंड हाईएस्ट ऑफ 77.3 इन 2017। इसकी एवरेज 65.9 नियरली 66% आती है। तो आप देख सकते हैं तो 500 रैंक के अंतर्गत अगर आप एम कर रहे हो तो आपके परसेंटेज ऑन एन एवरेज अगर हम देखें 10 सालों के, हालांकि आप देख सकते हैं हर साल ईयर टू ईयर मार्क्स वेरी कर रहे हैं, पर फिर भी एक एवरेज से एक पूरा आइडिया लगता है अपने को। 66-65% के आसपास के जो मार्क्स हैं ये मार्क्स लगभग रहे हैं बच्चों के 500 रैंक। ये परसेंटेज मार्क्स है बच्चों 65-66% पिछले 10 सालों में। इस तरह से 1000, 2000 और 3000 रैंक की अगर बात करें तो इनका अगर एवरेज चेक करते हैं बच्चों तो आप देख सकते हो 1000 रैंक के लिए 61.1%, नियरली 61% आप मान लो। 2000 रैंक के लिए
55% और 3000 के लिए 51.8, 4000 के लिए ये 48.9% है। 3000 के लिए आप चेक करो, 3000 के लिए ये 50% से थोड़ा सा ऊपर है और 4000 के लिए 50% से थोड़ा सा कम, 48.9, नियरली 50% के आसपास है। एक और फोकस जो इसमें आप कर सकते हो, लास्ट जो 10,000 वाला है, ये 40%, 39.5% एवरेज परसेंटेज मार्क्स रहा है 10,000 रैंक के लिए। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये 40% नंबर जिस बच्चे के आ रहे हैं नियरली, वो 10,000 रैंक के कैटेगरी में ऑन एन एवरेज 10 सालों में अगर देखें तो ये लाया कर रहा है। इसमें एक और चीज जो अपने को नोटिस कर सकते हैं स्लाइड में अपन, वो आप देख सकते हो बच्चों 2016 और 17 का कंपैरिजन। जैसे एक आपको दिख रहा है कि ज्यादातर रैंक कैटेगरीज में 2016 में बच्चों के मार्क्स थोड़ी लोअर साइड पे हैं और 17 में ये हायर साइड पे हैं। ऐसा कह सकते हैं कि 2016 का पेपर अ बिट ऑन टफर साइड था, इसलिए ये आपको वेरिएशन ऐसा दिख रहा है। इसके साथ ही एक और जो अपने को इसमें एक ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, वो नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? इस स्लाइड में बच्चों आप देख सकते हो कि 1000 रैंक, 2000, 3000, 4000 एंड 5000 रैंक जो है उसके परसेंटेज मार्क्स में अगर हम वेरिएशंस को देखें तो आप देख सकते हैं 1000 रैंक के लिए जो एवरेज परसेंट था वो 60%, 61% के आसपास है और 2000 के लिए वो 55.1 है। या वेरिएशन देखो ना तो 6% मार्क्स के वेरिएशन पे ये 1000 रैंक वेरिएट हो रही है 6% मार्क्स के वेरिएशन पे और इन एवरेज। वही 2000 से 3000 ये सिर्फ 3% का वेरिएशन है और ये 1000 रैंक का वेरिएशन आपको दिख रहा है। 3000 से 4000 अगेन ये 2.9, 3.1% के आसपास का वेरिएशन है और उसके आगे ये और कम 2% के आसपास, 2.2% के आसपास का वेरिएशन। अगर आप इस स्लॉट को देखो ना, ये 3000 से 5000 वाला स्लॉट आपको दिखाई देता है, यहाँ पे जो चेंज है वो बहुत ही लेस स्टीप है। 1000 से 2000 में वो चेंज काफी स्टीप है कंपैरेटिवली। इसका मतलब है कि बहुत 6% के चेंज में 1000 रैंक का चेंज आया, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3% के चेंज में 1000% का चेंज आया। ये जो बच्चे होते हैं 3,000 से 5,000 वाले रेंज वाले बच्चे, आप इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता इन बच्चों की प्रिपरेशन में, इन बच्चों की मेहनत में। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड और वो दिन आपका कैसा जाता है, ये वो बच्चे होते हैं जिनका थोड़ा दिन अच्छा चला गया तो वो 3000 वाले कैटेगरी में अगर हैं तो वो, अगर दिन खराब हो गया तो 5000 वाले कैटेगरी में लेकर जाते हैं। 1 से 2 सवाल के अंतर में आप देख सकते हैं 2 से 4% के अंदर ये पूरा का पूरा 2000 रैंक का वेरिएशन है 3000 से 5000 के रेंज में। तो ये बच्चों मैंने रफली एक स्कीमेट आपको दिखाया है कि अगर आप कुछ एम आपके दिमाग में हो जेईई एडवांस को लेकर के, तो क्या मार्क्स आपको टारगेट करने चाहिए उस रैंक के अकॉर्डिंग। एक और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको कट ऑफ मार्क्स के बारे में जानकारी देता हूँ। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? ये बच्चों 10 सालों के कट ऑफ मार्क्स को कंपेयर कर रखा है मैंने यहाँ पे। ईयर लिखा है और बगल में मैंने उस साल का कट ऑफ मार्क्स लिखा है, उसके बगल में टोटल मार्क्स है उस पेपर का और परसेंटेज कट ऑफ लिखा है। बच्चों अगर आप परसेंटेज कट ऑफ देखो ना तो आपको दिखाई देगा मैक्सिमम जो 10 सालों में दिखाई दे रहा है 48% रहा है कट ऑफ मार्क्स परसेंट 2011 में, और ये लोवेस्ट है 2016 में 20%। हालांकि देखा हमने पिछले स्लाइड में भी 2016 में हर रैंक कैटेगरी में मार्क्स जो थे वो रिलेटिवली हर साल से थोड़े कम थे, जो कि ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि रिलेटिवली 2016 का पेपर थोड़ा सा टफर साइड में था बाकी पेपर्स के कंपैरिजन में। ये एक और बात इसमें आप देख सकते हो कि ये जो कट ऑफ मार्क्स है ना, ये कॉमन रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग दी है। ये सारा जो कट ऑफ परसेंटेज लिख रखा है कॉमन रैंक लिस्ट में आपका आना ये तय नहीं करता कि आपको जेईई एडवांस में के थ्रू एक कोई सीट आईआईटी में मिल जाएगी। आईआईटी एक रैंक लिस्ट निकालती है और फिर काउंसलिंग के थ्रू जो नंबर ऑफ सीट्स होते हैं उससे ज्यादा नंबर ऑफ रैंक्स वो कॉमन रैंक लिस्ट में निकालती है। तो ये कट ऑफ जो मार्क्स हैं ये उस कॉमन रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग है। पुराने सालों में 2010-11 के आसपास की बात करें तो कॉमन रैंक लिस्ट में जो रैंक आते थे वो जनरली 10,000 तक के ही रैंक आते थे, बट उसके बाद से रैंक लिस्ट में जो रैंक आने लगे वो और ज्यादा आगे, नंबर ऑफ सीट से कई ज्यादा, क्योंकि आईटीज में कई सारी सीट्स खाली रहने लग गए। ये भी कारण है कि आप देख सकते हो कि पीछे 2015-16 के आसपास ये जो कट ऑफ के मार्क्स हैं और डिग्रेड हो रहे हैं, क्योंकि इसका कारण है कि आईटी और ज्यादा जो जेईई आईटी की काउंसिल है, जो ये रिजल्ट जो ऑर्गेनाइजिंग आईटी होती है और एमएचआरडी ने मिलकर के तय किया कि ये ज्यादा रैंक तक रैंक लिस्ट में देना चाहिए क्योंकि सीट्स खाली ना रह जाए। फिर भी अगर हम 10 सालों का ऑन एन एवरेज देखें तो कॉमन रैंक लिस्ट में किसी बच्चे को अगर आना है तो 10 सालों के हिसाब से एवरेज 32% मार्क्स उसके होने चाहिए जेईई एडवांस में, ताकि वो अपना नाम कॉमन रैंक लिस्ट में दर्ज करा पाए। तो ये था बच्चों एक छोटा सा एनालिसिस आपको कट ऑफ मार्क्स का और रैंक वाइज क्या परसेंटेज मार्क्स रहे हैं इसका। तो अब हम यहीं पे अपना स्लाइड एंड करेंगे और मूव ऑन करेंगे, शो को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू जीडीएस सर, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से सभी बच्चों को आईआईटी जेईई एडवांस के कट ऑफ का एक अंदाज़ा दिया और मुझे उम्मीद है कि बच्चे इससे अपना टारगेट सेट करेंगे। अब हम चाहेंगे कि डीकेजे सर और एसएनएस सर ऑन स्क्रीन आए और कुछ क्वेश्चंस हैं और उनसे हमें कुछ टिप्स लेने हैं।
तो डीकेजे सर इस समय हमारे साथ हैं। डीकेजे सर हमें टिप्स देने वाले हैं कि एक एसएनएस स्तर से इस बीच में क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे कुछ क्वेश्चंस बार बार पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे, मुझे भी पूछ रहे हैं और अभी टीम मेंबर्स के पास भी क्वेश्चन आया है। एसएनएस सर ये बताइए कि यदि कोई स्टूडेंट आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टडीज एंड व्हिच वुड यू प्रेफर, अगर आप एक स्टूडेंट होते तो आप कौन सी वाली स्टडी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे? तो आप इस प्रश्न का जवाब दें प्लीज़, क्योंकि आप हम सब में सबसे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर हैं। आप मेरे से भी 10 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मुझे कई सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिलती है। तो मैं चाहता हूँ हमारे बच्चों को आप कुछ टिप्स दें इस बारे में। एसएनएस सर। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। यस सर। तो मैं मतलब सारे बच्चों से ये बताना चाहता हूँ कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जो मेथड्स हैं पढ़ाई के, इस टाइम पर कोविड-19 के टाइम पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है ऑफलाइन का, इसलिए हम ऑनलाइन पढ़ते हैं। अगर हमारे पास ऑप्शन ऑफलाइन का है तो हम ऑनलाइन उतना प्रेफर नहीं करते। हमारे अपने बच्चे हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन में जो पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफलाइन के रिस्पेक्ट में वो पढ़ाई मुश्किल से 25% या 30% है, यानी बहुत कम। इतनी कम पढ़ाई हो पाती है उनकी कि मतलब अगर ऑफलाइन का ऑप्शन है तो ये ऑप्शन बहुत मतलब फायदेमंद तो नहीं है। एक ऐसे मान के चलिए सीएसएस सर, जैसे ऑफलाइन होता है ना, वो एक मंदिर की तरह है। जो इंस्टीट्यूट होता है वो एक मंदिर होता है, और जब बच्चे उस मंदिर में प्रवेश करते हैं ना, तो वो जो भाव जगता है, पढ़ाई का जो सीखने का जो जज्बा पैदा होता है ना, वो उन्हें सेलेक्ट कराता है। नॉलेज तो एक ऐसी चीज होती है, ठीक है हमारे पास भी है, किसी और के पास भी है, लेकिन सिर्फ नॉलेज से हम कभी कभार आगे नहीं बढ़ पाते। बढ़ने के लिए जो टेम्परामेंट चाहिए होता है, जो श्रद्धा भाव अपने टीचर्स के लिए चाहिए होता है, वो मंदिर में आने के बाद, भगवान को सामने से देखने के बाद कुछ अलग ही होता है। ऐसे मतलब ऑनलाइन जो नहीं, मोबाइल पे देख लिया या लैपटॉप पे देख लिया, तो वो अंतरात्मा नहीं जगती बच्चे की। अंतरात्मा तो तभी जगती है जब हम उस मंदिर में प्रवेश करते हैं और भगवान के चरण स्पर्श करके अपनी श्रद्धा, अपनी पूजा अर्चना चालू करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक डिफरेंस मुझे ही समझ में आ रहा है कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और कनेक्टिविटी होती है, जब बच्चा आपके सामने बैठता है, आप उसके पास जाते हो, अपना हाथ उसके सर पे रखते हो, एक आशीर्वाद जो जनरेट होता है, वो भी उसकी मतलब अच्छा पढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए उससे प्रोत्साहित करता है। जब आप सामने उससे क्वेश्चन पूछते हो, उसका जवाब देता है ऑफलाइन टीचिंग में, तो वो जब पूरी क्लास उसके लिए तालियां बजाती है, उस तालियों की गड़गड़ाहट में जब वो खड़ा होता है और अपने चेहरे को देखता है, वो जो गर्व महसूस करता है ना, वो उसे आगे बढ़ाता है, वो उसे सिलेक्ट करवाता है। ये सब चीजों का अभाव हमें देखने को मिलता है अपनी ऑनलाइन में। वहां पर हम बच्चे को वो इंटरटेनमेंट ना कहें, मतलब वो जो भावनाएं हैं वो उत्पन्न नहीं कर पाते, थोड़ी सी कमी रह जाती है। इंटरेक्शन थोड़ा सा, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पाता टीचर और बच्चे, डायरेक्ट कनेक्शन थोड़ा सा कम रह जाता है। बिल्कुल, इसलिए बहुत सारे बच्चों के फोन आते हैं सीएसएस सर, है ना सर, बहुत सारे बच्चों के फोन आते हैं, कहते हैं सर कब कोटा खुल रहा है, कब हम आना चाहते हैं, हम तो बस बुला लो हमें तो हम आ जाएं। अब लेकिन ये तो गवर्नमेंट तय करती है, ये हम लोग तो तय नहीं कर सकते। मेरा तो ये है कि कल ही से चालू कर दूं, आ जाओ ना। ईश्वर करे ये कोरोना वाला जो प्रभाव है जल्दी समाप्त हो और हमारे जो बच्चे कोटा में पढ़ना चाहते हैं, अपने टीचर्स से उनके साथ उनको देखना चाहते हैं रोज, वो जल्दी हमारे पास आए और कोटा जो है वापस अपने बच्चों से पूरा, क्योंकि बच्चों के बिना कोटा भी सुना सुना सा लगता है और हम भी चाहते हैं, हमें भी बहुत याद आ रही है बच्चों के। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीकेजे सर से कि डीकेजे सर, अभी इस समय बच्चों के कई सारे प्रश्न हमारे पास आते हैं, आपके पास भी आते हैं, और प्रश्न खास तौर पे ये रहता है कि हम आने वाले समय को जो अब एग्ज़ाम और आगे सरक गया, इसको किस तरह से बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, किन चीज़ों को हम अवॉइड करें, क्या सावधानियां रखें, तो प्लीज़ थोड़ा सा गाइड करें बच्चों को। पहले मैं एक क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ जो अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने पूछा था कि अभी उसे शीट्स पे ध्यान देना चाहिए या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए। तो ये तो स्टूडेंट की तैयारी पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ चैप्टर उसने बहुत अच्छा कर रखा है और कुछ चैप्टर कम अच्छा किया हुआ है। जैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू के टॉपिक होते हैं तो उसके बार बार टेस्ट होते हैं, तो वो प्रैक्टिस में बना रहता है। अब वो प्रैक्टिस में बना हुआ है तो उसमें क्या है कि लास्ट ईयर 10 ईयर के क्वेश्चन तक भी उसने शीट से किए हुए होते हैं, तो उसको ज्यादा प्रैक्टिस के लिए फिर वो 35 ईयर के क्वेश्चन कर सकता है। लेकिन बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जो बच्चे शीट अच्छे से करते ही नहीं है, जैसे कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, इस तरह से जो छोटे छोटे चैप्टर हैं
उनके लिए तो उसने वो ध्यान से देखे तो उसकी एक्सरसाइज 1 भी नहीं कर रखी होगी उसने। तो एक्चुअली चैप्टर पे डिपेंडेंट हो गया ये कि उसने कोई पर्टिकुलर चैप्टर अगर अच्छे से नहीं किया है तो पहले उसको उसका बेसिक आना बहुत जरूरी है। तो अगर जिस चैप्टर की बिल्कुल तैयारी नहीं कर रखी है उसकी शीट की वो एक्सरसाइज 1 जरूर देखे, क्योंकि कई बार बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आ रहे होते हैं, तो इसलिए उसे एक्सरसाइज 1 उसकी देखनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें प्रीवियस ईयर का रोल रहता है। इसमें मैं मॉडर्न फिजिक्स के एक सवाल का मॉडर्न फिजिक्स फर्स्ट में एक सवाल आया था 2007 में, डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ एक कॉम्प्रेंशन आया था। वही क्वेश्चन 97 में आईआईटी में सब्जेक्टिव में आया था, सेम क्वेश्चन डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ। तो अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करते हैं साथ में जिसकी प्रैक्टिस शीट की उन्होंने कर ली हो, क्योंकि शीट में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं, इसलिए पहली प्रायोरिटी तो हमेशा शीट ही होनी चाहिए। शीट जब बनाते हैं तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड ना हो और हर तरह के क्वेश्चन जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो सके। तो पहली प्रायोरिटी हमेशा शीट होनी चाहिए। फिर आपने अगर शीट कर ली है उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप 10 ईयर की जगह 10 ईयर की जगह 35 ईयर के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको स्लाइड शो से डिफरेंट कॉलेजेस जो जिनका एग्जाम बच्चे दे सकते हैं या जेईई मेन के मार्क्स के आधार पर जिन कॉलेज में उसको एडमिशन मिल सकता है उसके बारे में पहले बता दें। तो स्लाइड शो शुरू करते हैं। तो मेरी स्लाइड शो में अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस के जो एग्जाम्स हैं ये नेशनल लेवल पे एग्जाम और स्टेट लेवल पे एग्जाम, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं स्लाइड शो से। सबसे पहले जेईई मेन से शुरू करते हैं अपन। तो स्लाइड शो शुरू कर रहे हैं अपन। इसमें सबसे पहले आपको जेईई मेन की डेट तो पता लगी चुकी है। अब जेईई मेन का जो डेट है वो 1 सितंबर टू 6 सितंबर है। पहली वाली स्लाइड पे हैं अभी अपन, जेईई मेन जिसमें टॉपिक है। इसमें मैंने जो भी कॉलेजेस ऐड किए हैं यहाँ पर, साथ में उनका ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया हुआ है जहां जाकर के आप अगर और कोई इंफॉर्मेशन आपको देखनी है तो वो देख सकते हैं। तो कॉलेजेस को मैंने यहाँ पर जब जमाया है तो इस बात की भी कोशिश करी है कि जो जनरली उनकी रैंक रहती है, जो बच्चे उसको पसंद करते हैं जिस ऑर्डर में, उस ऑर्डर में ही उसको जमाने की कोशिश की है। शुरू में मैंने जो एग्जाम्स लिए हैं 3, जेईई मेन, जेईई एडवांस और बिटसेट, उसके बारे में थोड़ा डिटेल एनालिसिस किया है और बाकी जो कॉलेजेस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। फिर उन कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन आप और डिटेल में उनकी जो वेबसाइट साथ में अटैच की हुई है नाम उसका, उस पर क्लिक करके जान सकते हैं। तो शुरुआत करता हूं मैं जेईई मेन से। एग्जाम की डेट अब पोस्टपोन्ड होकर के आपको जैसा पता है कि 1 सितंबर से 6 सितंबर हो गई है और जिन कॉलेजेस में आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं वो 31 एनआईटीज हैं, 25 ट्रिपल आईटीज हैं और 28 गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट हैं। उसके अलावा 1654 प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो जेईई मेन के थ्रू एडमिशन लेते हैं। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो काम की मैंने ऐड करी है वो ये है कि अभी आप इसमें आपके कुछ करेक्शन करने हो अगर तो चेंजेस करने हो अगर आपको, तो 4 to 15 जुलाई तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। कुछ अभी रिसेंट में जरूरी चीजों का आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि कोविड-19 के कारण उन्होंने कुछ पासपोर्ट फोटो के लिए भी बोला है साथ में, तो आप कोशिश करके 6 पासपोर्ट साइज फोटो अपने साथ जरूर रखें और 4 पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपने साथ जरूर रखें। मतलब जब जाएंगे तो उस दिन बैग में साथ जरूर लेकर के जाएं, उसकी जरूरत आपको पड़ सकती है। एनडीए का एग्जाम की डेट भी 6 सितंबर है जो जेईई मेंस का एग्जाम है। तो अगर आपको एनडीए का भी एग्जाम देना है तो आपको जो करेक्शन वाला फॉर्म है, मतलब जो जेईई मेन का वेबसाइट पे जाकर के आप देखेंगे तो वहां अगर आप एनडीए देना चाहते हैं तो वहां करेक्शन वाले फॉर्म में यस अपडेट करना है। मैंने जहाँ स्लाइड में आखिर में यस इसलिए लिखा हुआ है कि ये बताने के लिए कि वहां जाकर आप यस अगर अपडेट करेंगे तो आपका एग्जाम का डेट 6 सितंबर नहीं आएगा, फिर उसके पहले की ही डेट जो है वो आ जाएगी। यह है जेईई मेन के बारे में बेसिक। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं अगर अपन जेईई एडवांस, तो जेईई एडवांस की डेट जैसा आपको पता है कि 27 सितंबर को है और टाइमिंग जो है वो 9 से 12 है और पहले सेकंड वाला पेपर पहले 2 से 5 होता था, लेकिन इस बार उन्होंने 2:30 का बोला हुआ है। वैसे फाइनल टाइम अभी थोड़े टाइम में और पता लग जाएगा, तो 2:30 बोला हुआ है ताकि आपको टाइम गैप जो है वो ज्यादा मिले। और जो जेईई मेन का एग्जाम जिन्होंने दिया है उनमें से टॉप 2,50,000 बच्चे जो है वो उसमें से पिक करेंगे। कभी अगर ऐसा हो कि मार्क्स जो है वो जस्ट इस तरह से हो रहे हैं कि 2,50,000 से ऊपर जा रहे हैं तो थोड़े ऊपर भी चले जाते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली 2,50,000 को उनको रोक देना है। और इसमें जो है
एलिजिबिलिटी के बारे में आपको आइडिया है ही कि 75% 12th बोर्ड में वो मांगते हैं या टॉप 20% के लिए वो बोलते हैं, लेकिन इस बार ऐसा पॉसिबल हो सकता है, अभी बातचीत चल रही है, क्लियर नहीं है, इस बार ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स कोई किसी के पूरे हो गए, किसी के पूरे नहीं हुए, तो प्रीवियस एवरेज के हिसाब से जो है दिए जा रहे हैं मार्क्स। तो हो सकता है, मैंने इसलिए रेड में लिखा है, नॉट कंफर्म्ड येट, अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरह की बात चल रही है कि केवल इस साल के लिए जो है बोर्ड के एग्जाम को ये मार्क्स को रिमूव करते हैं ना, ये चांसेस है, मैं इसको ये नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा होना है, नॉट कंफर्म्ड येट इसीलिए लिखा है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपको जब जेईई एडवांस का आप एग्जाम देते हैं तो सब्जेक्ट वाइज मिनिमम मार्क्स भी होते हैं। सब्जेक्ट वाइज मिनिमम मार्क्स मतलब आपको फिजिक्स में 10% तो लाने ही होंगे, जैसा लिखा है मैंने स्लाइड में, मिनिमम 10% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, 10% केमिस्ट्री में, 10% मैथ्स में, और फिर ओवरऑल कॉमन रैंकिंग लिस्ट को सबकी निकालते हैं जिसने 35% से ऊपर लेकर के आया हो। जैसे अगर आपके लास्ट रैंक 20,000 के आसपास रैंक 45% पे आई हो तो भी वो 35% तक रैंकिंग देते हैं, लेकिन अधिकतर ये होता है कि वो 35% से भी उन्हें नीचे ला करके लाना होता है। ऐसे उन्होंने रूल बना रखा है 35% का, लेकिन मैंने जैसे जीडीएस सर ने बताया आपको, उन्हीं की स्लाइड्स में आपको बता रहा हूँ कि 2016 में, नीचे यहाँ मैंने भी लिखा हुआ है, 2016 में 20% तक ही चला गया था लोअर साइड का कट ऑफ, और 2018 में 25% तक चला गया था, और 2019 में ये 26% तक चला गया था। तो लोअर साइड का कट ऑफ जो है वो थोड़ा बहुत गिर जाता है। और एक और एग्जाम में के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, वो है बिटसेट। तो बिटसेट एग्जाम के लिए जो है सबसे पहले एग्जाम की डेट जो है वो पोस्टपोन्ड हो गई, अभी अधिकतर एग्जाम की डेट पोस्टपोन्ड ही हो गई है, और अभी भी जेईई मेन एडवांस के लिए हल्का सा एग्जाम फिर से पोस्टपोन्ड हो जाए। इसमें मैं क्रैश कोर्स के बारे में एक और बात बताना चाहूंगा। जैसे कई बच्चों ने शुरू में बीच में क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, अभी कई बच्चों के क्रैश कोर्स के लिए फोन आता है, तो अब वो बोलते हैं कि क्या अब हम ज्वाइन करें। तो एक्चुअली क्या होता है कि एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। जैसे कई बच्चे क्रैश कोर्स के थ्रू जुड़े हुए हैं तो वो क्या करते हैं कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आज ये टॉपिक हुआ, कल ये टॉपिक हुआ, तो कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो अगर आप आलसी बनकर के घर में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट अपने क्रैश कोर्स ना ज्वाइन भी करें तो एक दोस्तों का ग्रुप बनाए, और दोस्तों का ग्रुप बना करके एक दूसरे से क्वेश्चन पूछें, और एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है, जैसे आज सेलेक्ट कर ले कि आदमी जो मिडिल ऑप्टिक्स से सवाल करने, तो सब मिलकर के एक दूसरे के साथ रहते हुए एक सब मिलकर के क्वेश्चन करें और एक दूसरे को बताए भी सही, तो उससे कंटिन्यूटी, कनेक्टिविटी जो है वो बनी रहेगी और आप अपना टाइम मिनिमम वेस्ट कर रहे होंगे। तो बिटसेट के बारे में बताता हूं मैं आपको कि इसकी एक्सपेक्टिंग डेट जो है वो अभी 6 अगस्त टू 10 अगस्त है। अगेन मैंने रेड किया हुआ है ये बताने के लिए कि ये एक्सपेक्टिंग डेट है 6 अगस्त टू 10 अगस्त। हालांकि अभी ये पोस्टपोन लिखा हुआ है उन्होंने उसकी वेबसाइट पे। और बिटसेट की एलिजिबिलिटी जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में 75% और उसके अलावा 60% हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसकी लगभग 2000 सीटों के लिए 2 लाख बच्चे करीब इसमें हर साल बैठते हैं, और 4 कॉलेज इसके बिट्स के हैं, पिलानी, गोवा, हैदराबाद, और एक और कॉलेज जो है वो है दुबई। हालांकि दुबई जो डिग्री देता है उसमें बिट्स पिलानी ही उसमें लिखा रहता है। और एवरेज पैकेज इन कॉलेजेस का 15 लाख है, यानी अच्छा माना जाता है, इसलिए मैंने इसको 3rd नंबर पे रखा है, एडवांस मेंस के बाद 3रे नंबर पे। पेपर के बारे में हल्का सा आइडिया दूं तो इसमें 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 40 फिजिक्स के हैं, 40 केमिस्ट्री के हैं, 45 मैथ्स के हैं, और 15 इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के हैं, और 10 क्वेश्चन जो हैं वो लॉजिकल रीजनिंग के हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें यह है, आखिरी में मैंने इंटरेस्टिंग पार्ट जो लिखा हुआ है वो ये है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पूरा पेपर जो है टाइम लिमिट के अंदर कर लेते हैं, तो उनके लिए वो 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चन और प्रोवाइड करते हैं अगर टाइम बचा हो तो। लेकिन अगर एक बार आपने 12 क्वेश्चन एक्सेप्ट कर लिए, यस बोल दिया, तो फिर आपको फिर वापस पीछे लोड करके और जो 150 क्वेश्चन आप कर चुके हो उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। ये मैंने 3 कॉलेज मेनली डिटेल में बताया। बाकी और जो नेशनल लेवल के एग्जाम हैं जो आप दे सकते हैं उसको मैंने सीक्वेंस वाइज जमा रखा है। अभी जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, 4th स्लाइड पे, तो इसमें जो मैंने जमा रखा है ये जो कॉलेजेस हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो हाँ ये वाली, तो इसमें क्या है कि मैंने अभी हर एक का डिटेल नहीं लिखा क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉलेज है तो कहाँ तक डिटेल लिखेंगे, लेकिन अगर आपको इनमें से किसी भी कॉलेज में इंटरेस्ट है तो आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के और देख सकते हैं। ये कॉलेज मैंने अलग अलग लोगों से सलाह लेकर के और उसी हिसाब से रैंकिंग वाइज जमाया हुआ है। हमारे यहाँ जो अलग अलग मैनेजमेंट में लोग हैं उन सब के लोगों की मदद से ये रैंकिंग जमाई हुई है। फिर भी ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है जो आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें 3 अपने लिख लिए, देख लिए, मतलब जेईई एडवांस, जेईई मेंस
और उसके अलावा बिटसेट, उसके अलावा अभी नेक्स्ट जो फोर्थ से हैं वो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, ISI नाम है इसका, और उसके अलावा 5th नंबर पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, 6ठे पे कॉमेड है, 7वें पे निरमा है, 8वें पे VIT वेलोर है। कुछ कॉलेजेस का भी धीरे धीरे आ रहा है इंफॉर्मेशन की वो जेई मेन की रैंकिंग के थ्रू ही जेई मेन के मार्क्स के थ्रू ही ले लेंगे, तो आपका जेई मेन को अच्छे से देने की इंपॉर्टेंस इससे से बढ़ जाती है कि अगर एग्जाम्स ज्यादा नहीं हो पाए, हर एक कॉलेज एग्जाम नहीं ले पाया, तो अधिकतर लोग जेई मेन के मार्क्स को ही एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए आपको जेई मेन को बहुत ही ध्यान से देना है, और जेई मेन के जो स्पेसिफिक चैप्टर्स है लाइक सेमीकंडक्टर, POC, EMW जो इतना छोटा चैप्टर है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आता है, से एक क्वेश्चन हर पेपर में 2019 में आया था। तो जो है ये जो अलग अलग कॉलेज का नाम बता रहा हूँ ना, इनमें से कुछ धीरे धीरे इस साल के लिए जेई मेन के स्कोर को एक्सेप्ट करने वाली स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि हर एक कॉलेज अब जो है एग्जाम लेने की स्थिति में इस साल कोविड के कारण तो नहीं हो पाएगा। तो 8वें VIT वेलोर है, फिर UGET है, फिर गीतम, ये सब आपको जब हम YouTube वगैरह चैनल पे भी इसको डाल देंगे, फेसबुक पे भी डाल देंगे, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 12 पे SRM है, 13 पे अमृता है, नेक्स्ट स्लाइड में 14 पर NMAT है, और इस तरह से ये मैंने कुछ 22 कॉलेज को जमा रखा है, और 16 पे भारतीय विद्यापीठ है, 18 पे UPS है, 19 पे MU है। ये नेशनल लेवल के अलग अलग एग्जाम है। जनरली अपन क्या है 3 ही एग्जाम दे रहे होते हैं, जेई मेंस, जेई एडवांस और उसके अलावा बिटसेट। लेकिन अगर एक्चुअली क्या है, हर एक दिन तो अच्छा नहीं होता है हमेशा, तो कभी कभी क्या होता है कि एक बच्चे ने एक सवाल पूछा है बीच में करण सिंह के लिए, मैं जवाब देना चाहता हूँ, बोर्ड मार्क्स भी देखेंगे क्या? तो बोर्ड मार्क्स वैसे तो देखने चाहिए, लेकिन मैंने जानकर के रेड से लिखा था, इस साल ऐसा पॉसिबल है, अभी सिर्फ बातचीत के दौर में है। एक्चुअली क्या है, जब बातचीत के दौर में होता ना, तो ये अखबार वाले दे देते हैं, जैसे किसी न्यूज में आ गया कि जो है इस बार ये बातचीत के दौर में है कि अलग अलग बोर्ड की स्थिति अलग अलग रही, तो क्यों ना इस बार जो है बोर्ड वाला क्राइटेरिया ही हटा दिया जाए। चांसेस वाली बात है, अभी कंफर्म नहीं है। तो इस स्लाइड में कुछ कॉलेज थे, ये मैंने जो कॉलेज बताए नेशनल लेवल के एग्जाम्स के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं अपन। नेक्स्ट स्लाइड में जो है, अब मैंने बता रखा है नेक्स्ट स्लाइड में कि हेडिंग देखे आप, हेडिंग में है इंस्टीट्यूट गिव डायरेक्ट एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेन रैंक एंड मार्क्स। तो कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपकी सिर्फ जेई मेन की रैंकिंग देखते हैं और उसके आधार पर ही आपको एडमिशन दे रहे होते हैं। इनमें बहुत सारे बहुत अच्छे कॉलेजेस भी हैं, तो इनमें ये भी मैंने रैंकिंग से जमाने की कोशिश की है। ये मैंने जो है वो मतलब आसपास लोगों की मदद लेकर के, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी मदद लेकर के, और इनको रैंकिंग से जमाने की कोशिश की है। फिर भी आप इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे देख सकते हैं। तो पहला वाला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, दूसरा है IIIT हैदराबाद, ये बड़े पॉपुलर कॉलेज है। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी DCE, 4th नंबर पे IIIT दिल्ली, 5th नंबर पे नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, 6th पे AIT पुणे, 7th पे IIIT बेंगलोर, फिर 8वें पे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, 9th पे धीरूभाई अंबानी है। ये मैं ऑर्डर क्या है ना, ये आपके तब काम आने वाला है जब आप एग्जाम दोगे ना, तो सबसे उस वक्त जो है आपको रहता है कि अब मैं कौन सा ऑर्डर भरूं, क्योंकि जब एक एक मार्क्स पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब आप एक मिडिल सेगमेंट पे आप पहुंच जाते हैं तो वहां एक एक मार्क्स से बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वहां आपका डिसीजन आपको कॉलेज में ऊपर नीचे आराम से एक क्वेश्चन जो है वो 9th नंबर के कॉलेज से 16 नंबर के कॉलेज पे ले आता है। तो अगर आपको एक प्रॉपर जानकारी हो तो उसका आप यूज करके और बेहतर स्थिति में पा सकते हैं अपने आप को। और इसके बाद इसमें 10th पे है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, 11 पे थापर, 12 पे निर्मा, 13 पे JP नोएडा, 14 पे LNM, और इसी तरह से ये 19 कॉलेज जो हैं वो जमाए हुए हैं मैंने, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड में जो है ये जो कॉलेज थे 19, वो जेई मेंस के मार्क्स को एक्सेप्ट करते थे, और ये अगली जो स्लाइड है ये जेई एडवांस की मार्क्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो हेडिंग देखें आप, हेडिंग में है इंस्टीट्यूट गिव डायरेक्ट एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ जेई एडवांस रैंक। जेई एडवांस रैंक के आधार पर जो सीधे ही एडमिशन देते हैं उनमें, इनमें बहुत अच्छे कॉलेज है। अगेन मैंने रैंकिंग से जमाने की कोशिश की है, अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करी हुई है। पिछले 2 दिन में मैंने अलग अलग लोगों से फोन करके जो एक्सपीरियंस लोग थे उनसे पूछा, रैंकिंग पूछी उनसे। तो इसमें सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, और सेकंड नंबर पे जो जेई एडवांस की रैंकिंग के आधार पर एडमिशन लेते हैं। यानी कई बार भी होता है ना कि जैसे जेई एडवांस में जो सीटें हैं उससे भी ज्यादा पीछे तक रैंकिंग देते हैं।
जैसे कट ऑफ मार्क्स गया 40%, लेकिन उन्होंने 35% तक दिया, तो उसका आधार ये होता है कि वो रैंक जो आपकी आई है वो इन इंस्टीट्यूट में काम आ जाती है। और ऐसा नहीं है कि बीच में जो मिडिल रैंक है, थोड़ा मिडिल से पीछे वाले रैंक वाले होते हैं, वो आईटी में जा रहे होते हैं, वो इन इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर रहे होते हैं। स्पेशली किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट है तो वो फिर रिसर्च वाली जो है कॉलेज लेने का सोच रहा होता है। तो इसमें थर्ड नंबर पे IISER, और IISER थर्ड वाले कॉलेज जो है ना, वो एक्चुअली इसी में 5 कॉलेजेस है, पुणे है, कोलकाता है, तिरुवनंतपुरम है, भोपाल है, मोहाली है। उसके अलावा राजीव गांधी पेट्रोलियम 4th नंबर पर है, 5वां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें ये बता रखा है आपको कि बहुत सारे कॉलेज स्टेट में भी बहुत अच्छे हैं। जैसे आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में MBM जोधपुर या कोटा, ये जो कोटा कॉलेज है इसी के इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा, ऐसे कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनमें लगभग 100% कैंपस प्लेसमेंट रहता है। बहुत ही अच्छा इनका कैंपस है। और कोटा में जो है लगभग 435 एकड़ में जो है कोटा कैंपस है। तो इन कॉलेजेस के लिए जो है 85% तो स्टेट कोटा होता है और 15% ऑल इंडिया कोटा होता है। यानी जैसे किसी को मध्य प्रदेश का है लेकिन उसको लगता है यार MBM जोधपुर में एडमिशन लूं या मैं कोटा में एडमिशन लूं, इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा में एडमिशन लूं, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए उसको 15% सीट जो है वो अलॉटेड रहती है। कोटा उनका अलग से 15% सीटों का रहता है। और इसके लिए स्पेशली यह है कि सेपरेट फॉर्म रिक्वायर्ड नहीं। पहले जो मैंने आपको जेई मेन रैंक और जेई एडवांस रैंक पे बताया था, उसमें नीचे हेडिंग में क्लियरली लिखा था सेपरेट फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड, लेकिन वो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। उन्हें कैसे पता लगेगा कि आप इंटरेस्टेड हो, उन्हें कैसे पता लगेगा कि आप IISER में या निर्मा कॉलेज में जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको उनका फॉर्म उनकी वेबसाइट पर जाकर के, इसलिए साथ में हर एक के वेबसाइट भी अटैच्ड है कि उनकी वेबसाइट पर जाकर के जिन कॉलेजेस में आप इंटरेस्टेड हैं उनके कॉलेज के फॉर्म आप भरें। हाँ, वो जेई मेन और जेई एडवांस की रैंकिंग के आधार पर लेंगे, लेकिन उनको कैसे पता चलेगा कि आप उनके कॉलेजेस में इंटरेस्टेड हैं। तो इसलिए जो है आप उनका फॉर्म जो है वो भरें अगर आपको अदर देन मेंस एडवांस किसी और कॉलेज में भी इंटरेस्ट है। और वैसे भी मेंस में थोड़ी मिडिल रैंक है आपकी और थोड़ा दूर का कहीं का कॉलेज मिल रहा है, मान लो आपको नागालैंड मिल रहा है या ऐसे कोई दूर सुदूर जगह का मिल रहा है, उसकी जगह आप बेंगलोर जाना चाहते हैं, मान लो पुणे जाना चाहते हैं, तो आपको ये अदर ऑप्शंस जो अवेलेबल है उनका आप फायदा उठा सकते हैं। तो ये 10 राज्य ऐसे हैं, 10 स्टेट ऐसे हैं जो जेई मेन का स्कोर जो है एक्सेप्ट करते हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उड़ीसा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड बिहार। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड में स्टेट लेवल के कुछ एग्जाम्स होते हैं। अगेन ये हर साल तो होते हैं, लेकिन इस साल क्या ये भी जेई मेन से ही लेंगे या किस तरह से लेंगे वो अभी धीरे धीरे पता लगेगा। लेकिन ये जो अपना खुद का अभी भी एग्जाम करा रहे हैं, जैसे राजस्थान ने तो बंद कर दिया कराना 2-3 साल से कि भाई हम तो जेई मेन से ले लेंगे, अलग से पेपर क्या करवाना है, लेकिन कुछ स्टेट अभी भी अपना अलग से एग्जाम ले रहे हैं। उनमें छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटका, सीटी, ये उन एग्जाम्स के नाम है जो अलग अलग स्टेट, जैसे यूपी वाले यूपी टीयू, गुजरात वाले गुजरात सीटी, इस तरह से ये एग्जाम ले रहे थे। तो अगर आप इनमें से किसी में इंटरेस्टेड है तो ये अटैच्ड वेबसाइट से आप डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो जान सकते हैं। मेरी तरफ से मैं सिर्फ कुछ 1-2 टिप्स देना चाहूंगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा भी है मैंने। तो सम टिप्स में ये है कि मैं जैसे एग्जाम के टाइम पे फोकस करना चाहता हूँ कि जेई मेन का जो एग्जाम है जैसे 9:30 to 12:30 है या 2:30 to 5:30 है, और जेई एडवांस का जो एग्जाम है वो 9 से 12 और 2:30 to 5:30 है। तो इन एग्जाम्स में सबसे पहले तो जो है ये क्लियरली मेंशन्ड होता है कि आप कम से कम 1 घंटे पहले पहुंचे, क्योंकि उनको चेकिंग वगैरह करनी होती है। इस साल तो और ज्यादा चेकिंग उनको करनी रहेगी, टेम्परेचर भी वो चेक करेंगे आपका, तो थोड़ा और जल्दी वो आपको बुलाएंगे। तो इसका मतलब 9:30 के एग्जाम में आपका घर अगर जो है वो 30 मिनट की डिस्टेंस पर भी जहां आपका सेंटर आया या जिस भी होटल में आप रुके वहां से पहुंचने में आपको 30 मिनट भी लगे, और 1 आवर बिफोर तो वो आपको कम से कम बुलाते ही हैं। तो इसका मतलब 9:30 का अगर एग्जाम है तो आपको एटलीस्ट 7:30 तो अपने घर से रवाना होना है। 7:30 रवाना होना है, इसका मतलब 6:30 उठना है। 6:30 उठना है तो कई बच्चे क्या करते हैं, रात को 2, 3, 4 बजे तक पढ़ते हैं। अभी भी कई बच्चे क्या होता है ना, डाउट पूछ रहे हैं, जैसे 1:30 बजे डाउट आता है उनका व्हाट्सएप पे, 1:45 बजे डाउट आता है। हालांकि ऐसा नहीं कि वो तभी पूछना चाहते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि अभी तो पूछ के रख लेते हैं, सर जब सुबह उठेंगे तब बता देंगे। तो वो जो उस वक्त डाउट पूछे थे, इसका मतलब उस वक्त तक जगे हुए हैं, 2 बजे तक जगे हुए हैं, 1 बजे तक वो जगे हुए हैं। तो अब अभी तो जग लेंगे, 3 बजे तक जग लेंगे, 4 बजे तक जग लेंगे, लेकिन एग्जाम वाले दिन अब उनको जल्दी सोना है, नींद आएगी नहीं, और फिर जब अचानक उठेंगे तो सुबह उठ के सर भारी है जैसे, और वो जो जितना एफर्ट दे सकते थे उससे कई लोग तो 50% एफर्ट तक आ जाते हैं, कई लोग 50% तक आ जाते हैं उसमें।
तो इसका मतलब ये हुआ कि एफर्ट अगर अच्छा रखना है आपको, तो आपको आपकी बॉडी क्लॉक को जो है वो सेट रखना पड़ेगा। इसमें मैंने बॉडी क्लॉक पे जानकर फोकस किया है कि जैसे कुछ लोग मॉर्निंग पीपल होते हैं, कुछ लोग इवनिंग पीपल होते हैं। मतलब ये है कि कुछ लोगों को सुबह काम करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को रात को देर तक जगकर काम करना अच्छा लगता है। लेकिन जेईई मेन का एग्जाम तो आपके हिसाब से नहीं होगा कि आप मॉर्निंग पीपल हैं या इवनिंग पीपल हैं। एग्जाम का तो आपका टाइम जो है वो हो सकता है सुबह का आ जाए और आप इवनिंग पीपल हो सकता है शाम का आ जाए और आप मॉर्निंग पीपल हो। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आपका जो ये जो एग्जाम टाइमिंग है उस वक्त आप डेली पढ़ रहे हो, यानी आप सुबह 9:30 से 12:30 और शाम को 2:30 to 5:30 इस 3 घंटे लगातार आप पढ़ रहे हो। आपकी बॉडी क्लॉक को इस तरह से सेट कीजिए आप, ताकि आपका उस वक्त माइंड जो है वो अलर्ट रहे। तब आप आपको जितना आता है उसमें से बेस्ट आप जो है वो निकाल पाएंगे। इसका तो मेरा मेन पर्पस ये यहाँ पर ये बताना था कि आप बहुत समय इंतजार नहीं कीजिए कि भाई एग्जाम के 10 दिन पहले शुरू कर दूंगा, 11 दिन पहले शुरू कर दूंगा। अभी लगभग 52 डेज बचे हैं वैसे, लेकिन अभी से आपको थोड़ा बहुत जो रात को देर तक जगते हैं उनको थोड़ा बहुत शुरू करना पड़ेगा कि वो टाइमली सोएं, 11 से 12 के बीच में सो जाएं और 7 बजे के पहले पहले उठ जाएं, ताकि उनकी बॉडी क्लॉक जो है वो इस तरह से सेट हो सके। एंड द लास्ट स्लाइड जो है, नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें क्या है कि अब जैसे किस तरह से बॉडी क्लॉक को सेट करें, तो आप स्लीप शेड्यूल जो आपका बनाए वो एक फिक्स शेड्यूल बनाए, एक आदत बना लेंगे ना। जब आप जैसे 12 बजे सो रहे हैं तो 11:50 तक नींद भी नहीं आएगी, तो 4-5 दिन बाद आदत पड़ जाएगी, 12 बजते अपने आप नींद आएगी आपको। सुबह एटलीस्ट 100-200 मीटर जरूर घूमे। मैंने जानकर के एटलीस्ट 200 मीटर इसलिए लिखा है कि कई लोग कहते हैं कि इतना कहाँ से घूमे, टाइम कहाँ से लाए, अभी तो हम सवाल ही प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो टाइम कहाँ से लेकर के आए। तो 100-200 मीटर घूमने में आपको लेस देन 2 मिनट लगेंगे। तो एक फास्ट वॉकिंग कर लें, 200 मीटर की, 300 मीटर की फास्ट वॉकिंग कर लें, तो उससे क्या है कि पूरे दिन भर आपका माइंड जो है वो अच्छे से काम करेगा। और जितना मिनिमम पॉसिबल हो सके लेट नाइट गैजेट्स जो है वो कम यूज करें। सोने के पहले कम से कम आधे घंटे पहले उनको छोड़ दें, वरना वो जगह रहने देंगे आपको। हर वक्त मैसेज आता रहेगा। व्हाट्सएप तो ऐसा है जिसमें हर वक्त मैसेज आता है और हर वक्त आप चेक करते रहते हैं, तो उसको छोड़ने की कोशिश करें। एक आखिरी मेरी तरफ से ये कि एक चेकलिस्ट बना के रखें, ताकि जाने के पहले आप चेक कर लें कि आपको जो जो जरूरी चीजें हैं वो आपने डाली या नहीं डाली। चेकलिस्ट का एग्जाम पे देने के पहले का, एग्जाम सेंटर जाने के बाद आप वहां पहुंचे और पता लगा कि कोई भी एक चीज आप भूल गए जो जरूरी थी, तो वो आपको परेशानी में डाल देगी, वहां आप टेंशन में आ जाएंगे। और जो है किसी तरह से आपने मैनेज भी कर लिया, तब तक आपका दिमाग थोड़ा बहुत जो है वो अपसेट हुआ होगा, तो आपके रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है। इस कारण से एक प्रॉपर चेकलिस्ट बना के रखें और एक बैग ऐसा रखना एग्जाम के पहले जिसमें आप जो जो चीज आपको याद आती जाए वो उसमें रखते जाए, और एक चेकलिस्ट उसमें बना के रखें जिसमें जैसे जिसके चश्मा लगता है, जैसे मान लो मैं चश्मा लगाता हूँ, अब मान लो कि रास्ते में जाते जाते किसी के हाथ का ठल्ला लगा और एक चश्मे का ग्लास ही टूट गया, अब एग्जाम के पहले ही टेंशन में आ जाता, लेकिन बैग में एक एक्स्ट्रा चश्मा रखा हुआ है तो हमने उसको यूज कर लिया। तो एक पला पार्ट में एक्स्ट्रा स्पेक्स ही रखा हुआ है, जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है वही ये परेशानी समझ सकते हैं। तो एक्स्ट्रा स्पेक्स का ध्यान रखें। जो जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स उन्हें मांगा है, जैसे आधार कार्ड आजकल कहीं भी मांग लेते हैं, तो आप साथ में आधार कार्ड उस दिन एग्जाम के दिन साथ में जरूर लेकर जाएं। पासपोर्ट और पोस्ट कार्ड फोटो लेकर के जाएं और प्रिंट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड लेकर के जाएं। ये मेरी तरफ से था एंड गुड लक लास्ट स्लाइड में, और सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत ही शानदार, डिस्क्रिप्टिव, सिस्टमैटिक, डिटेल्ड एनालिसिस जो आपने डीके सर सब बच्चों को बताया, और किस तरह से कौन से एग्ज़ाम्स बच्चों को देने चाहिए और आने वाले 1.5 महीने में बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपने बहुत ही खूबसूरत सौम्य तरीके से, जिसको कहते हैं ना, एकदम रिस्पेक्टफुल तरीके से आपने बच्चों को बताया। एंड जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी बहुत अच्छा, बेहतर प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा जो डिटेल डिस्कशन है ये हमारी रिलायबल की फिजिक्स टीम यहाँ कर रही है। और क्योंकि हमारा जो सेशन है काफ़ी लंबा खिंच चुका है, अभी एक हमारे एक और स्पीकर हैं जो आपके सामने लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर के आने वाले हैं। और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम मेहनत तो करते हैं, बच्चों खूब सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम तक जाते जाते एग्ज़ाम में कई बार बच्चों की समस्या रहती है कि हमको सब आता है, घर आकर के हम सारे क्वेश्चन, वी कैन डू ईच एवरी क्वेश्चन, बट वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द टेस्ट पेपर। व्हाट आर द टिप्स, what are the suggestions, how they should take best out of them? इसकी कुछ टिप्स हम जानेंगे हमारे रेस्पेक्टेड एसएनएस सर से। सर
हाँ बिल्कुल, ये सर धन्यवाद। मैं जैसे बीएनपी सर ने अभी बताया आपको कि मेंस के लिए कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, किस पे ज़्यादा वेटेज देना है ना। एकेजे सर ने बताया एडवांस के लिए आपको कौन से टॉपिक तैयार करने हैं और किस पर ज़्यादा टाइम देना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं जिससे आपको एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचने में सहायता मिले। सब कुछ आपने कर लिया है, अच्छी सी तैयारी कर ली है। अब आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। अब आपके हाथ में 3 घंटे हैं और ये 3 घंटे इसके पहले जितना भी आपने पढ़ा है वो डिसाइड करने वाले हैं कि अब आप आने वाले समय में अपने मार्क्स कितने लाने वाले हैं, अपनी रैंक कितने लाने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि अक्सर करके जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे दिमाग में रैंक की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार हम इतनी रैंक लाने वाले हैं। मेरा सजेशन है कि रैंक को आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर रख दो, वहाँ खेलो, वहाँ रैंक का टेंशन मत लो। क्योंकि अक्सर करके जैसे ही हम रैंक की टेंशन लेते हैं ना और एग्ज़ाम हॉल में घुसते हैं, पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, हमसे नहीं होता, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो रैंक का टेंशन हम पर हावी हो जाता है। फिर हम और अपने को फ्रस्ट्रेट करते हैं, परेशान होने लगते हैं। हमारी परफॉर्मेंस जो एक्चुअल में आने वाली है ना, वो तुरंत ही इन सब कारणों से गड़बड़ हो जाती है। हम अपने आउटपुट को उस फॉर्म में नहीं ला पाते। तो पहला काम है एग्जाम के टाइम पर जितना कूल रह सकते हो, जितना रिलैक्स रह सकते हो, जितना अपने को खुश रख सकते हो वो रखना हो। जितना मैक्सिमम एंजॉय कर सकते हो एग्जाम, उतना एंजॉय करना होता है। टेंशन होती है वो अपने आप आती है, वो मेरे हाथ में नहीं होती। लेकिन हम चाहते हैं कि बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आराम से जितना कूल कर सकते हो अपने दोस्तों से बातें करो, घर वालों से बातें करो, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ, एग्जाम में पहुंच जाओ। 3 घंटे का पेपर है, पेपर सामने आ चुका है। अब जब पेपर सामने आ चुका है तो जनरली बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि सर पहला अटेम्प्ट कैसे करें, फिजिक्स को लिखें या केमिस्ट्री करें या मैथ करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले सिलेक्ट करें। कुछ लोग कहते हैं सर मेरा फिजिक्स बहुत बढ़िया है इसलिए मैं फिजिक्स सिलेक्ट करता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मेरा मैथ बहुत पढ़ा हुआ है तो मैं मैथ यूज करना चाहता हूँ। हमारे लिए ये क्वेश्चन ही नहीं है, हमारे लिए 3 सब्जेक्ट हैं और 100 मार्क्स हैं, ठीक है ना। यानी कि तीनों के वेटेज बराबर है, कहने का ये मतलब है परसेंटेज वाइज तीनों के वेटेज बराबर है। हमें अच्छे से स्कोर करना है, हमारा एम है हम किसी तरह से इन तीनों पेपर्स में अपने स्कोर को इम्प्रूव करें, मैक्सिमम स्कोर कर सकें, वो स्ट्रेटजी डेवलप करनी है। तो कुछ पॉइंट मैं सजेस्ट करना चाहता हूं कि कैसे हम पेपर को अटेम्प्ट करें। जैसे 3 घंटे मिले हैं तो ऑफिशियली हम ये मान के चलते हैं कि एक घंटा तीनों सब्जेक्ट के लिए है। फिजिक्स के लिए 1 घंटा, केमिस्ट्री के लिए 1 घंटा, मैथ के लिए 1 घंटा। अब बात ये आई कि क्या पूरा 1 घंटा एक सब्जेक्ट को एक में दे दें, फिर आगे बढ़ें, फिर दूसरे सब्जेक्ट को 1 घंटा दें, फिर आगे बढ़ें, या पार्ट टाइम सॉल्व करें। मेरा सजेशन है कि जैसे हमें पता नहीं होता तीनों पेपर में कौन सा पेपर थोड़ा टफर साइड है, कौन सा आसान है। मेरा फेवरेट तो फिजिक्स है, लेकिन हो सकता है मैथ उस साल बहुत आसान आई हो, या हो सकता है केमिस्ट्री बहुत आसान हो, जिसने थोड़ी सी भी पढ़ रखी है वो बहुत ज्यादा स्कोर कर सकता हो, और हम अपने फेवरेट सब्जेक्ट के कारण केमिस्ट्री के उस पोर्शन तक पहुंच ही नहीं पाए जो बहुत आसान था और वो एग्जाम में क्वेश्चन छूट गए। तो मेरी सलाह तो ये है कि हम 2 पार्ट में अपने पेपर को डिवाइड करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे। मतलब हम ऐसे करेंगे कि 1.5 घंटे फर्स्ट हाफ तीनों पेपर, फिर अगले 1.5 घंटे, यानी कि मान लो 30 मिनट हमने फिजिक्स को देना चालू किया। अब हमारे दिमाग में कोई टेंशन नहीं है कि हम पहले किसको दें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कुछ भी हो, तुम तो 30 मिनट्स पहले दो। 30 मिनट्स में क्या क्या करना है, जो भी पेपर है ना, जैसे मान लो 25 क्वेश्चन है तो तुम टारगेट बनाओ उसका आधा, यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन जो बहुत आसान है, जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट इंफॉर्मेटिव है, उन क्वेश्चंस को ट्राई करना है। पढ़ने सारे क्वेश्चंस हैं और पढ़ करके हमें ये पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, इसका मतलब हम इसको बाद में करेंगे। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है रोटेशन का, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, पढ़ते समय हवा ही नहीं लगी कि हमें इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। क्रॉस करेंगे और खुश भी हो जाएंगे कि चलो ये क्वेश्चन हमें दोबारा नहीं देखना या नहीं करना। जो क्वेश्चन को छोड़ना होता है ना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसे छोड़ देंगे। मतलब हम पहले 30 मिनट में
पूरे के पूरे क्वेश्चंस पर्टिकुलर टॉपिक के पढ़ेंगे, मतलब सब्जेक्ट के पढ़ेंगे, और उनमें 50% से कम ये सोच करके कि जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं वो 100% सही हो जाए। तो हम बिल्कुल आसान क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे जिनके बारे में हम बिल्कुल 100% कंफर्म है कि हाँ, इसका आंसर जो हमने निकाला है वही आंसर है। जिसमें 2 कॉन्सेप्ट मिक्स हैं उनको हम बाद में ट्राई करेंगे, और जो बहुत मुश्किल है, जो हवा तक नहीं लग रही है हमें, उसे रिजेक्ट कर देंगे। ये एक लिस्ट पहले से बना करके रखेंगे। ऐसे ही केमिस्ट्री में करेंगे, आधे घंटे सेम पैटर्न, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। मैथ में भी यही काम करेंगे। मतलब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जो सब लोग सही कर रहे होंगे, जो 10,000 रैंक लाने वाले लोग हैं वो सही कर रहे होंगे, वो तुम्हें पहले करने हैं। उनमें से कोई क्वेश्चन ना छूट जाए, क्योंकि वो सब सही कर रहे हैं। मतलब अगर तुम्हारा गलत हो गया तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आते हैं। तुमने देखा होगा कुछ कुछ मार्क्स से रैंक में बहुत डिफरेंस आ जाता है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम पहले आधे घंटे में अगर 30 से 40% पेपर भी कर लेते हैं, ठीक है ना, तो मान लो 40% किया और उसमें 30% सही है, बिल्कुल लोवेस्ट साइड। जब नीचे की बात कर रहे हैं, मान लो मैं 10,000 में रैंक लानी है, तो 40% के आसपास हमने देखा है कि हमारे पास मार्क्स आ जाते हैं, जैसा कि अपने जीटे सर ने बताया। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं लाने हैं तुम्हें बोर्ड की तरह पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना है कि भाई 99.98% कवर करना है। तो 1.5 घंटे में जब तुमने उस पेपर के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो बहुत आसान थे, और उसी टाइम में तुम्हें ये आइडिया लग चुका है कि अब कौन कौन से क्वेश्चन ट्राई करने हैं, कौन सा सब्जेक्ट आसान था, कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल था, सारा आइडिया है तुम्हारे पास। अब बचा हुआ 1.5 घंटे का जो हाफ टाइम है, उस टाइम को यूज करके सब तुम्हें पता है कि अब केमिस्ट्री पहले छूना है या मैथ पहले छूना है, किन पे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करें और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी रैंक जो भी तुम्हारे मन में तुमने सोच रखी है उसके करस्पॉन्डिंग, है ना, अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। ठीक है ना। तो 2 पार्ट में सॉल्व करना है, मेन बात ये है। अलग अलग व्यू हो सकते हैं इसमें, लेकिन ये मेरा एक पर्सनल व्यू है कि अगर इस तरह से हम पेपर सॉल्व करते हैं तो लगभग 5 to 10% मार्क्स हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम लगातार एक सब्जेक्ट बहुत देर तक करते रहते हैं और कभी कभार वो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट हुआ या उसके क्वेश्चन बहुत मुश्किल आए तो हमें डिप्रेस कर देते हैं। फिर वो जो आसान वाला जो लास्ट में हम करने वाले हैं ना, कभी कभार उसमें भी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहला हाफ हम सिर्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमसे गलत नहीं होने वाले हैं। सेकंड हाफ में अब हमें पता चल चुका है कि जितना भी करना है उसका कुछ पार्ट तो हमें करना ही नहीं है, एक एक या 2 क्वेश्चन हर टॉपिक में छूट रहे हैं जो बहुत मुश्किल है, और बाकी के सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। और अगर इतना हम कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, है ना। अपनी सारे पूरे साल की जो मेहनत है वो हमारी रंग लाएगी, लेकिन लगातार इस आदत की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लगातार हमें जो टेस्ट होते हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं, वो जो टेस्ट लेते हैं उसमें इसी पैटर्न को रिग्रेसली फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ठीक है ना। तो यही कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ठीक है। थैंक यू एसएनएस सर, आपने बहुत ही बढ़िया शब्दों में स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया। मैं चाहता हूँ हमारी सारी टीम अब स्क्रीन पे आ जाए, कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं और उसके बाद अपने सेशन को यही विराम देंगे क्योंकि सेशन काफ़ी लंबा हो गया। क्वेश्चन किसी बच्चे का है क्या? तो ये था, हाँ, मटेरियल वाला क्वेश्चन अपन ने ले लिया था। सो कोई क्वेश्चन है क्या ऋषभ? कोई क्वेश्चन है तो पोस्ट करेंगे। रैंक बूस्टर, ओके, देयर इज अ क्वेश्चन सर, प्लीज आप लोग रैंक बूस्टर रिलीज कर दीजिए, बहुत हेल्प करेगा रिवीजन के लिए। तो इस बच्चे को मैं बोलना चाहूँगा कि जैसा कि थोड़ी देर पहले तेजो सर ने बताया था, वी आर प्लानिंग टू लॉन्च 2 प्रोग्राम। एक प्रोग्राम का नाम है, मैं एक बार नाम भी आपको पढ़ के बताता हूँ। हाँ, एक प्रोग्राम का नाम है रिलायबल टेस्ट सीरीज। रिलायबल टेस्ट सीरीज विल कंटेन 100 टेस्ट, जैसा कि इंग्लिश में बताया था। तो बच्चों ये केवल टेस्ट नहीं है, ये विद एनालिसिस आपको अवेलेबल है। और रिलायबल की जो हमारी टेस्ट प्लेटफॉर्म है, उस टेस्ट प्लेटफॉर्म में आपको एक बहुत अच्छी सुविधा और मिलेगी। आपके जो भी गलत क्वेश्चंस होते हैं, सपोज करो आपने 20 टेस्ट दिए मान लो, और हर एक टेस्ट में आपने 4-4, 5-5 क्वेश्चन गलत किए, तो वो जो गलत वाले क्वेश्चंस हैं उनका आप एक पूरा स्टैक रेडी कर सकते हो
और वो सारे जो रॉन्ग क्वेश्चंस है बिफोर गोइंग फॉर द एग्जाम यू कैन रिवाइज ऑल ऑफ देम इन वन शॉट। दैट इज वन थिंग। तो रिलायबल टेस्ट सीरीज जो है वो बच्चों को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग रिलायबल में अवेलेबल करवाने वाले हैं। विद इन 1 और 2 days वी आर गोइंग टू अनाउंस दैट टेस्ट सीरीज। 100 टेस्ट उसके अंदर होंगे। देन रिलायबल रैंकर्स प्रोग्राम, जो रैंक बूस्टर प्रोग्राम था, दैट इज एक्चुअली रिलायबल रैंकर्स प्रोग्राम। इसके अंदर क्या होगा, वो 100 टेस्ट तो होंगे ही, लेकिन उसके अलावा हमारे लेक्चर्स भी होंगे जो जैसा कि भी आपको बताया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अभी हमारे फैकल्टीज ने आपको बताया, वो उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो भी हमको लगता है कि यार इस टॉपिक में 2 सब टॉपिक ऐसे हैं जो हमको कवर करने चाहिए, तो उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी भी वहाँ पे होगी। एंड आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, इस समय जो स्क्रीन पर ये आपके सामने टीम दिखाई दे रही है, इस टीम ने बहुत शानदार काम किया है पिछले 1.5 महीने में, 1 से 2 महीने में, और ख़ास तौर पर उसका जो श्रेय है ये BDS सर को जाता है। मेनली उन्होंने उस पर काफ़ी काम किया है, और वो है टिप्स ऑफ द डे। टिप ऑफ द डे, आप अगर रिलायबल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉलो कर रहे हैं तो टिप ऑफ द डे में हम लोग रोजाना 1 या 2 टिप आपको देते हैं। और इस समय मेरे ख्याल से वीडियो से तो 40 टिप तो हो गए होंगे मेरे ख्याल से। आई थिंक 40 टिप वी हैव ऑलरेडी यस सर, मोर देन 50 होगा। बच्चों यकीन मानिए वो 40 52 के आसपास अपने है ना। 40 सवाल हैं, और आप हार्डली आधे घंटे के अंदर वो 40 की 40 वीडियोस को देख सकते हैं। 30 सेकेंड 1 मिनट के वीडियोस हैं। हर एक क्वेश्चन के साथ उसके एक क्वेश्चन होता है, उसके बाद आपको उसका आंसर अगली वाली टिप में मिलता है। आप उनको रिवाइज कर लेंगे, मेरी गारंटी है, मेरा पूरा यकीन है कि आपको 5 से 7 क्वेश्चन उन टिप ऑफ द डे में से जरूर मिलेंगे। हैट्स ऑफ टू यू ऑल द टीम। जिस टीम लीडर के पास इस तरह की टीम होती है ना, उसको फिर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि सारा का सारा जो पूरा सेशन था, टीम ने इतनी शानदार तरीके से तैयार किया और इतने बढ़िया तरह से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। मेरा यकीन है कि ये जो आज का शो है, ये कई वर्षों तक, कई सारे सेशंस तक बच्चों के काम आता रहेगा। इसकी जो इम्पोर्टेंट टिप्स है वो बच्चे उनको यूटिलाइज करते रहेंगे। तो बच्चों हमारे साथ जुड़े रहिए, और मैं चाहता हूँ कि मैं टीम मेंबर हूँ इसलिए मैं तो धन्यवाद दूंगा, लेकिन आप सब भी अपने मन से अपने इन सारे टीचर्स को धन्यवाद दें कि उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से, इतने बढ़िया तरह से आपके सामने इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन दी कि कोई भी तरह का डाउट आपके मन में नहीं होगा। कोई भी तरह का डाउट रह भी जाता है ना, तो हम लोग ये जो लाइव सेशन है उसकी वीडियो को आज रात को ही कोशिश करेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल पे वो डल जाए। आप उसके अंदर भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम लोग मिलकर उसका जवाब देंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, गुड नाइट। एंड मेरे ख्याल से एक एक स्टेटमेंट आप सब भी दें, सारे टीम मेंबर, सब बच्चों को गुड लक बोलें। एसएनएस सर आपसे शुरू करते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे जो हम लोगों ने, हमारी टीम ने, इसमें हम 2 लोगों के नाम और जोड़ना चाहेंगे CSS सर, अपने शिवम और ऋषभ, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में हमारा बहुत साथ दिया और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प की ना। वो पर्दे के पीछे के लोग हैं, लेकिन वो पर्दे के आगे के लोग हैं एक्चुअल में, है ना। बहुत बढ़िया काम किया मुझे, बहुत, है ना। वैसे तो पूरी टीम ही अपनी, और हमारे सारे बच्चों को आने वाले समय में कुछ सेशन हम और करेंगे, बाकी जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ भी हम लोग इस तरह का सेशन करेंगे। डीके सर, बच्चों को कोई लास्ट मिनट टिप आप देना चाहें? बस हंसते मुस्कुराते रहिए, बगैर टेंशन पड़ते रहिए, जो होगा अच्छे के लिए हो रहा है। बहुत बढ़िया। बीएनपी सर, स्ट्रेस फ्री रहें बच्चे। बस बिल्कुल यही कहूंगा, जो आज अपने डिस्कशन हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते रहो, मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है ना। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। एके सर। बस सर यही कहना चाहता हूँ, जैसा सबने कहा, मस्त रहें, बिंदास रहें, पढ़ाई करते रहें, और अगर बाय चांस एग्जाम और शिफ्ट होता है तो उसको और पॉजिटिवली लें और बढ़िया तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। डीडीएस सर, थैंक यू। सर मैं बच्चों को लास्ट में उनके एग्जाम के लिए गुड लक विश करना चाहूँगा। तो सारे बच्चों को जो भी जेईई एस्पिरेंट्स हैं, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को। और सब बच्चे टेंशन फ्री रहें। और देखो बच्चों, आईआईटी इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइफ। अगर किसी कारण से हमारा आइटम सिलेक्शन नहीं होता, तो जैसा कि अभी डीके सर आपको बता रहे थे, देयर आर मेनी कॉलेजेस विच आर हैविंग वेरी गुड रैंकिंग, वेरी गुड पैकेजेस, वेरी गुड ऑप्शंस। तो आईआईटी इज़ नेवर एंड ऑफ द लाइफ। आपको अगर मान लो किसी कारणवश रह जाता है, पीछे रैंक आ जाती है, बट जब तक एग्ज़ाम नहीं होता
तब तक अपनी तरफ से पूरी शिद्दत के साथ काम करें, उसके बाद फिर ईश्वर पे छोड़ दें, जो भी होगा अच्छा होगा। एक लास्ट 4 लाइनों के साथ मैं इस शो को खत्म करना चाहूँगा। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। थैंक यू, गुड नाइट। बहुत बढ़िया। गुड नाइट। गुड नाइट।